हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। आई होप आप लोग जाओ खैरियत से हों। वी वर सपोज टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड 90 मिनट्स अगो। अब देखिए, एक तो चैलेंज ये होता है कि क्वेश्चन हो, कंटेंट हो, टीम हो, बिजली हो, लाइट वगैरह सब कुछ हो, लेकिन एक चैलेंज ये भी होता है कि बिकॉज इसमें मैंने बोलना बहुत होता है तो मेरी एनर्जी लेवल भी ऑप्टिमम चाहिए होता है। नाउ आई कैन नॉट बी इन अ सिचुएशन कि मैंने 4 घंटे पहले खाना खाया था और मिड एपिसोड मुझे भूख लग जाए एंड देन आई ऑर्डर समथिंग, क्योंकि उसके बाद फिर देन आई एम बर्पिंग द इंटायर टाइम। दैट्स नॉट कूल। अब दूसरा ये कि इतना गैप हो कि मेरी एनर्जी सस्टेन रहे वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवे, फॉर सम रीज़न आई हैड हिकअप्स, और मेरी हिकअप्स होती हैं बहुत बुरी और वो घंटों चलती हैं अनलेस इट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग। Now because I'm renting this space, it's not like my office कि बंद किए लाइटें बैठ के PS5 खेल लिए जब तक नहीं गई। I'm renting this space। तो फिर मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए समोसे मंगाए एंड नाउ इट्स मैजिकली गॉन। सो या हे वी आर। मैंने अभी तक पहली एपिसोड ही अपलोड हुई है। आफ्टर द ब्रेक आई रेड सम कमेंट्स, सो दैट वाज क्वाइट नाइस। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो जिस तरह वो वीडियो कॉल्स की बात थी 2 एपिसोड्स अगो, तो somebody I know of in Dubai, he also reached out saying कि उसको like many moons ago कि उसको एक opportunity मिली to meet some European girls in Marina. Of course Marina में तो Europeans ही होती हैं। Turns out it was a house full of African ladies जिन्होंने उसको फिर पकड़ लिया और बोला जाने नहीं देंगे, और फिर उसकी जेब में जितने पैसे थे वो निकलवाए, 750 दिरहम दे के उसने फिर अपनी जान छुड़ाई। तो ये भी बड़ा कॉमन है। And I remember when I was there, I used to hear these stories from people कि you know in these union station के आसपास वाला एरिया, तो वहाँ पे you would see women walking शाम में। तो उसमें होता ये है कि I think I did mention this कि while you are being kept busy, पीछे से कोई दूसरी बेड के नीचे से निकल के वॉलेट में से सारे पैसे निकाले। Now you're not gonna go to बनियास पुलिस स्टेशन कंप्लेनिंग कि ओ आई वॉज बैंगिंग दिस गर्ल और उसकी दोस्त ने मेरे पैसे चुरा लिए। आप चुप करके घर जाएंगे इन रिमोर्स, एंड हैज़ हैपेंड अ लॉट। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स। कोशिश करें ना पड़े इन चक्रों में। है विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के सवालात की तरफ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल। The numbers are very slow. I don't know why. Secondly, Patreon pay. You can support this channel on patreon.com/ganjiswag. It helps us, keep renting this place and manage the operations. बाकी ये कि चलते हैं आज के सवालात की तरफ। By the way, because I was absent from this channel, लोगों ने बाकायदा पकड़ के मुझसे शिकायतें की और कहाँ से मुझे मेल्स नहीं आई और कहाँ से मैसेजेस नहीं आए कि वी आर मिसिंग आउट ऑन आवर थेरेपी सेशन, इवन दो बड़ा डिस्क्लेमर होता है, आई एम नॉट वन। एक कमेंट भी आया, यूर अ थेरेपिस्ट, डोंट डिसअपियर यूजुअली। और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया अबाउट द लेडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिनकी सास बीमार थी कराची में, द हस्बैंड वांटेड टू पार्शियली मूव। तो कैटेगोरिकली लोगों ने कहा है कि खुदा के वास्ते डू नॉट मूव बैक। ऑलराइट, तो चलते आज के सवाल की तरफ। द फर्स्ट वन सेज एक्स्ट्रा शादी के गेस्ट। हाय जुनैद भाईजान, आप बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाते हो। ये इंडिया से आई है, यहीं पे मैंने जज कर लिया। आई एम योर ह्यूज फैन। आई करंटली रिजाइड इन कैनेडा। आई एम स्टडिंग 24 years old. Recently I visited India for my cousin sister's wedding. देखा, कज़न के साथ सिस्टर लगाते हैं हम जो हैं, बस एनीवे हम बिस्तर लगाते हैं कज़न के साथ। The wedding was in Chandigarh. I'm still very much in touch with my college friends, so I invited a friend who lived in Chandigarh to my sister's wedding. आपको लगेगा मैं बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, but when I invited my friend, what I meant was come alone. However, he came with 9 members of his family. Now that's not on. I had told my Taya that I had invited a friend, but even he was surprised a little when my friend came with not just with his parents, but his mausi ji and their kids. मतलब यार बुक्कड़ होने की हद होती है। भाईजान, the weirdest part was them consuming alcohol heavily. हाँ, फ्री की शराब। His mausa ji was leaning on the table literally to stand straight and was struggling to run to the toilet every 20 minutes. मैं किसी का खाया हुआ नहीं गिन रहा हूँ, as it is not a nice thing to do, but it made me very uncomfortable that my friend got
his entire family embarrassed. I as a cousin got embarrassed, who himself is an extension to the bride and groom. The wedding is over and I will go back to Canada in a few days, but मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को अपना डिस्कम्फर्ट शेयर करना चाह रहा हूँ. शुड आई और शुड आई नॉट, एज शेयर करने से चीज़ अंडू तो नहीं होगी. देखिए, देयर इज़ अ रीज़न वाई शादी के कार्ड पे RSVP लिखा होता है. इसे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी. RSVP का मुखफ़फ़ होता है रिस्पोंडे सिवू प्ले, यानी प्लीज़ रिस्पॉन्ड. ये फ्रेंच का एक फ्रेज़ है. और RSVP का मकसद ये नहीं होता. मैंने यहाँ पे लोगों को लड़ते हुए देखा कि हमारा नाम RSVP पे क्यों नहीं है. RSVP इज़ बेसिकली अ कन्फर्मेशन कि हाँ वी आर कन्फर्मिंग और हम इतने लोग आएंगे. पुराने ज़माने में अगर आप किसी को इनवाइट भेजते थे तो साथ में आप एक डाक टिकट लगा हुआ एनवेलप खाली भेजते थे, जिस पे वो कन्फर्मेशन नंबर ऑफ़ पीपल कन्फर्म करके वापस भेजें. ठीक है, उससे होता ही है कि वंस यू हैव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ पीपल, क्योंकि देखो आपने कार्ड भेजे 300 लोगों को, बट वो 300 के 300 नहीं आ रहे, राइट. बट वंस दे RSVP तो आपको पास फाइनल फिगर होगा कि 220 लोग आ रहे हैं. नाउ यूल ओनली डू अरेंजमेंट फॉर 220 पीपल. उन्हीं का खाना, उन्हीं का पीना, उन्हीं का शराब, वट जो भी आपने करना है. ओके, ये तरीक़ाकार है. हमारे यहाँ RSVP का मतलब वो ईगो है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ तो मेरा भी नंबर लिखा हुआ है. और मैंने बाकायदा दामाद लोगों को लड़ते हुए देखा है, और मतलब जिसके घर शादी है उन भाइयों का नहीं है बट उनके दामादों का नंबर है, कि यार वो बुरा ना मान जाए कार्ड पे हमारा नाम और नंबर नहीं लिखा था. वो समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंस है. दूसरा, लोग ये समझते हैं कि RSVP पे नंबर का मतलब है कि भाई मैं, अब तो खैर GPS वगैरह आ गए ना, मगर लेट से 10 साल पहले या 15 साल पहले इसका मतलब ये है कि अगर आप सखी हसन चौरंगी पे खड़े हैं तो आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई मियाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से कौन सी साइड पे आना है, सीधे हाथ पे आना है, उल्टे हाथ पे आना है. फिर वो बताते हैं 2K का स्टॉप होगा वहाँ पे, यहाँ उतरना, ये शादी हॉल है, यहाँ मिलेगा. लोग समझते हैं RSVP का मतलब ये होता है कि हॉल ना मिल रहा हो तो फ़ोन कर लें. RSVP गेस्ट कन्फर्मेशन होती है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ लोगों को पता ही नहीं है. इसीलिए आप देखते हैं गोरे लोगों की शादी में कभी ना खाना ज़ाया होता है ना कम पड़ता है, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट नंबर होता है कि भाई इतने लोग आ रहे हैं. हमारे यहाँ चूँकि ये कन्फर्मेशन ही नहीं होता, और मैंने बहुत सी शादियों में देखा है कि यार लोगों की कोशिश होती है खाना भले ज़्यादा हो जाए कम ना हो. कम होने पे होती है बेइज्जती, कम होने पे बनती हैं बातें, और फिर आंटियां नाराज़ होती है, मेरे को सेनावप नहीं मिली, मेरी डकार फंस गई, मेरे को कोरमा नहीं मिला, मुझे मीठा नहीं मिला, दूध दुलारी. और क्या होता है भाई मीठे में? रबड़ी तो बड़ा कॉमन है, दूध दुलारी होती है, और एक हाँ, अरे कुंवारी मुर्गी का कोरमा, ये सुना है कभी तुमने? कुंवारी मुर्गी का कोरमा. हाँ, बोंग की बोटी नहीं मिली, ये नहीं मिला. अरे ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होते देखी हैं. और मैंने एक शादी में, मेरे एक दोस्त ने बाकायदा, और शादी भी फुल मेली शादी थी, राइट, वो जो खाना वाना जिसमें लोग गिरा देते हैं, तो उसमें क्या था, एक साहब डिश के उस तरफ थे, मेरा दोस्त इस तरफ था, दोनों के हाथ में चम्मच था, बिरयानी निकाल रहे थे. तो मेरे दोस्त, आखिरी बोटी थी तो उसने चिकन की बोटी उठा ली, तो सामने वाले अंकल ने चमचे पे चमचा मारा, बोटी गिरी, बोटी उठाई, प्लेट में डाली, भाग गए. मतलब ऐसी ऐसी शादियाँ हद होती है. और अगर आपने वर्स्ट सिचुएशन देखनी है, एक तो आप देखते हो ना पॉलिटिकल रैलीज़ में, जैसे वो जैसे ही केक आता है तो लोग हाथ से ही लपेट रहे होते हैं, वो बेचारे गरीब लोग होते हैं. हैव और हैव नॉट्स वाली वो जंग है, वही लेट देम ईट केक वाली बात. तो उसमें जज करना बनता नहीं. लोग इतने बेचारे, हम तबीयतन लूट मार लोग हैं, हमें जहाँ मौका मिल जाए लूट लेते हैं. वो ये याद होगा, कोक के ट्रक का टायर पंक्चर हुआ, सबने कोक ही लूट ली. या वो बहावलपुर में पेट्रोल का या आई थिंक डीजल का ट्रक उलट गया, तो लोग डीजल उठाने चले गए, और फिर वहाँ धमाका हुआ, और याद है 100 बंदे मर गए थे, 100 प्लस. उस पर लोग जो है ना, लोग साइड ले रहे थे, वो गरीब लोग मर गए वगैरह. अरे भाई एक हादसा हुआ है तो आप लूटने गए क्यों हो उसको? तो लोग कह रहे नहीं जी जज ना करो, आपका तो पेट भरा हुआ है, आपकी तो गाड़ी में हाई ऑक्टेन फुल होता है. एक गरीब से पूछें कि तेल क्या, मतलब लाइक मौका मिले तो लूट लो, तो कल को वो आपका घर लूट लें. ठीक है ना. अगर फॉर एग्जांपल पर्ज हो जाए किसी किस्म का, या मतलब जैसे बेनज़ीर वाले वाक़े के बाद, मतलब पुलिस वाज नॉन एग्जिस्टेंट एटलीस्ट इन इंटायर सिंध, राइट, पीपल वर डूइंग एनीथिंग. तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपका घर लूट लें, तो हम भी ये बोलते हैं ठीक है यार, गरीब थे, गरीब का भूख लगी थी, आपका लूट के चला गया घर. ऐसे थोड़ी होता. यू कांट जस्टिफाई. हमारे यहाँ मसला ये सही और गलत की जो लाइन है वो इतनी ब्लर हो गई है, और हर चीज़ मतलब वो गरीब है तो कोई मसला नहीं, यानी कि रिक्शा रॉन्ग वे आ रहा है क्योंकि यार पेट्रोल महंगा है, यू टर्न बहुत दूर है, तो गरीब आदमी है. तो जब आप रिक्शे वाले को वो लेवरेज देते हो ना, तो सुजुकी वाला कहता है मैं भी गरीब हूँ, तो फिर ऑल्टो वाला कहता है मैं भी गरीब हूँ,
तो फिर वो चीज़ रुकती नहीं है। कानून इसलिए कहते हैं ना सबके लिए बराबर है। यू कांट से कि अच्छा बाइक वाला गरीब है तो वो कानून तोड़ ले वगैरह वगैरह। खैर बात कहाँ सिखाने के लिए। तो ये वो लोग जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और जिनकी, क्योंकि फार्मा हमारे पाकिस्तान में देखें टूरिस्ट तो आते नहीं है, तो होटल्स जो चल रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वजह से चल रहे हैं, बिकॉज इनके इवेंट्स बहुत होते हैं, राइट। सेल्स कॉन्फ्रेंस है इधर, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, राइट। सो जिन लोगों ने एक्सटेंसिवली सेल्स में काम किया है, मार्केटिंग में काम किया, और आपने पंजाब के इवेंट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल सियालकोट में, लोधरा में, इधर उधर वगैरह वगैरह, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग, टाई लगी हुई लोग, वो पता क्या करते हैं, वो प्लेट लेके किचन जहाँ से खाना आ रहा था वो टेबल पे नहीं खड़े होते जहाँ पे डिश लगनी है, वो सोर्स पे खड़े होते हैं और वहीं से लूटने लग जाते हैं। और मेरे अपने एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी फार्मा में काम किया है, और वो मुझे वो बताते थे इस तरह की स्टोरीज। और अब तो खैर इतनी आपने देखी हैं, वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे, सीमिंगली पढ़े लिखे लोग, और वो खाना गिर रहा होता है, वो ज़ाया हो रहा होता है। अगर वो तमीज़ से लाइन लगाते शायद सबको मिल जाता, ज़ाहिर है उनके हिसाब से अरेंजमेंट है ना, बट वो हबड़ धबड़ में गिरा देते हैं। वो कहते हैं गिर जाए भले दूसरे को ना मिले। इसको कहते हैं अपनी बोटी के चक्कर में दूसरे का बकरा ज़िबा करना, राइट। कि मेरी बोटी सीधी हो जाए, अगले का बकरा भले जाए। तो वो तमीज़ ही नहीं है, तहज़ीब ही नहीं है। अब यहाँ तो गरीब गुरबा वाली बात नहीं है ना, ज़ाहिर है वो पढ़े लिखे लोग हैं, टाई वाई लगी हुई, अच्छी नौकरी है, घर में भी खाना मिलता ही होगा ना। बट हमारा ना वो रुझान बेसिकली इस तरह का है, लूट मार वाला। एनीवे, सो भैया आप दोस्त को तो छोड़ें, आप ताया जी से जो है ना अपने अपोलोजाइज़ करें। और ये ज़ाहिर है बड़ी चीप हरकत है, और ये फ्री का खाना फोकट में खाने वाले, या फिर ये कि फ्री की दारू के चक्कर में वो ले आए सबको कि आ जाएं भाई सब लगाते हैं सीन। इस तरह मुझे एक किस्सा याद है, व्हेन आई हैड मूव बैक अर्ली ऑन, शायद मैंने ये शेयर भी किया है, अगर किया है तो माजरत रेपिटेशन का। तो एक भाई ने मुझे बोला कि मेरा केटरिंग का काम है, मैं चाहूँगा आप मेरी हाथ की दूध दुलारी खाएँ और बिरयानी खाएं और कुंवारी मुर्गी का कोरमा खाएं। मैं बोला हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। अब ज़ाहिर है मैं और क्या बोलूँ। तो कह रहा आप मंगल को क्या कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों। कह रहा है मेरी एक शादी लगी हुई है फेडरल एरिया में, तो आप साइड से आइएगा, मैं कनात उठा लूँगा, आप अंदर घुस जाइएगा, वहाँ बैठ के खाना। अबे मैंने बोला किसी और की शादी है, मतलब लाइक मैं क्या भूखा नंगा हूँ भाई क्या, मतलब एक कनात उठा के किसी और की शादी में मैं पीछे बैठ के खाना खा रहा हूँ, कितना बुरा लगेगा। लोग बोलेंगे भाई आप इज्जत से आ जाते, हम आपको मेहमान खुसूसी बना लेते, आप छुप के चोरी का खाना खा रहे हो हैं। तो खैर लोगों का प्यार करने का तरीका अलग अलग है। एनीवे, तो ये बिल्कुल इस तरह होते हैं भूखे। इसमें जो है ना अ ब्रॉन्क्स टेल एक बहुत अच्छी फिल्म है इटालियन माफिया से रिलेटेड, तो उसमें एक बहुत अच्छा सीन है, आप यूट्यूब कीजिए अ ब्रॉन्क्स टेल, ब्रॉन्क्स जो न्यूयॉर्क का इलाका है, और $20। तो एक छोटा सा सीन है 1.5 मिनट का, उसमें वो माफिया वाले का छोटा भाई होता है, क्या होता है वो एक बंदे के पीछे भागता है, तो माफिया बॉस पूछता है कि क्यों उसको तुम इस तरह भाग रहे हो। कह रहे हैं इसने मेरे $200 देने हैं, या शायद $20 देने हैं, राइट। तो ये मुझे टोपियाँ करा रहा है, मुझे मिल नहीं रहा। तो कह रहा है कि इट्स नॉट अ बैड डील फॉर $20। कहता है हाउ। कहता है ही इज़ नेवर गोना बॉदर यू। तो तुम्हें सिर्फ $20 खर्च हुए इसको परखने में, तो ये महंगा सौदा नहीं है। सो मैंने भी ना अपनी वो थॉट इस बात चेंज की कि अगर कोई मुझे सीमिंगली नुकसान होता है, या कोई दोस्त के आड़ में, दोस्ती की आड़ में चूना लगा के जाते हैं। बाय द वे बहुत से लोग पूछते हैं फ़लानी पॉडकास्ट कहाँ है, फ़लानी पॉडकास्ट कहाँ है, एक्सेप्ट द वन विद माई कज़न जो यूके में था, वो तो उसकी सिक्योरिटी की वजह से मैंने हटा दी थी। जो आपको नहीं नज़र आती ना, वो इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि दोज पीपल वर प्रूवन टू बी स्कैमर्स। या तो उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया या पब्लिक के साथ किया। देयर इज़ योर आंसर। तो उसमें फिर मैं अब ये इस तरह सोचता हूँ कि यार मेरा इतना पैसा लगा, बट बंदा तो परख लिया ना मैंने, रात दिन के आगे जाके मुझे और नुकसान देता। तो आई थिंक आपके भी 9 लोग अगर आए हैं, कितना ही खाना खा लिया और कितनी ही दारू पी ली उन्होंने, एटलीस्ट इट ओनली कॉस्टेड यू दैट मच एंड लिटिल बिट ऑफ एम्बैरसमेंट इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, बट उसमें आपको पता चल गया कि ये कहीं बुलाने के काबिल नहीं है। तो आई थिंक इट्स अ फेयर डील। और जो लोग दूसरे सुन रहे हैं वो भी इसी तरह अगर परखने लग जाएं मामलात को तो इतना दुख होता नहीं है कि यार ठीक है, मेरा अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 5,000 लेके गायब हो गया, तो मेरा तो 5,000 ही लगा ना, वो कल को 50 भी मांग सकता था अगर मेरा ट्रस्टेड फ्रेंड है। तो अच्छा भाई 5,000 में सौदा महंगा नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा सौदा महंगा नहीं है। और आखिर में यही कहूँगा लोगों को कि भाई आप RSVP का मतलब जानिए और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आपके घर में अगर कोई दावत है
या छोटी मोटी गैदरिंग है, तो आप उसको इसी तरह परसू करें कि भाई मुझे नंबर ऑफ़ पीपल एग्जैक्टली बता दें। अच्छा, यहाँ पे ये भी आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि मिस्टर एंड मिसेस ओनली लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि यार हम में से आप ही चाहिए, आपके 6 बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि 6 बच्चों का मतलब है 15 कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। तो फिर कहाँ निकल जाता है, मल्टीप्लाई दैट बाय 100 फैमिलीज, राइट। तो बजट से आउट हो जाता है। सो जहाँ वो नहीं बुलाना चाहते ना, तो वो ओनली लिख देते हैं मिस्टर एंड मिसेस अकरम या मिस्टर एंड मिसेस फलाना ढिमकाना, आप 2 ही बंदे हैं, 4 नान हमने आपके लिए ऑर्डर की हैं, दैट्स इट। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस। एंड जो लोग सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते अगर कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है तो उसके इज़्ज़त का मान रखें। वो अगर आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर रहा है, ख़ास तौर पे, फ्रेंड्स भी एक अलग चीज़ है, लेकिन फैमिली इज़ लाइक फार मोर सीरियस, राइट। अगर इफ़ आई एम इन्वॉल्विंग यू इन माई फैमिली, आई ऑलरेडी कंसिडर यू एज वन, राइट। बड़ा इंटीमेट मामला होता है ना, आप घर में हर किसी को नहीं घुसाते, या अपने फैमिली फंक्शन में हर किसी को नहीं दावत देते। सीमिंगली जितने अच्छे दोस्त हो, जितने अच्छे कॉलीग्स हों, एक आप ज़रा रखते हैं गैप। तो अगर किसी ने आपको इतनी इज्जत दी है तो उस इज़्ज़त का मान रखें, ना कि फ्री की दारू के चक्कर में, फ्री के खाने के चक्कर में अगलों को आप जलील करें। ख्याल रखिएगा। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू अल्कोहल। हाउ टू बैन अल्कोहल फ्रॉम आवर कंट्री रिगार्डिंग द कारसाज इंसिडेंट। जो कारसाज में नताशा नामी खातून ने गाड़ी चढ़ा दी थी लोगों पे, तो उससे रिलेटेड है। खैर, शी वॉजंट ड्रंक ऑन अल्कोहल, सीम समथिंग एल्स, बट खैर कुछ कह नहीं सकते भाई, मेडिकल रिपोर्ट हमारे हाथ में तो नहीं है। एनीवे, सलाम जुनेद भाई, माय नेम इज़ ABC, आई एम 25-year-old मेल फ्रॉम कराची। माय माइंड इज सो डिस्ट्रेस्ड दैट आई डोंट इवन फील लाइक एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज। आई अपोलोजाइज फॉर इट। I want to jump straight to talking about the tragic incident occurred in Karachi on August 19, 2024, near the Karsaz area, involving a female driver named Natasha Danish. She was reportedly driving a luxury vehicle at high speed when she lost control and crashed into multiple vehicles, including a motorcycle. The accident resulted in the death of a father and a daughter, Imran Arif and Amna Arif, who were riding the motorcycle. Additionally, 5 others were injured, with one person in critical condition. Natasha Danish is the daughter of Danish Iqbal, a prominent businessman in Karachi. Danish Iqbal is the chairman and CEO of Metro Power Group and also has connections with Gul Ahmad Energy Limited. The car involved in the tragic accident was reportedly registered under a company associated with her father's business. The police took Natasha into custody and she was later sent to the Jinnah Postgraduate Medical Center, JPMC, due to an injury and her critical mental condition. Her lawyer has claimed that she has been a psychiatric patient for 5 years and was not in a state to be produced in court. The court has ordered a medical report and postponed the hearing until she can appear. As of today, this is the progress. I don't know when will this question be picked up. अच्छा खैर, ये email obviously पुरानी है and we all know what happened. They allegedly paid 5 crores to the family and now the case is over. Diyat के नाम पे, which is under a Sharia law. तो उसमें they paid their way out. खैर, I don't know when this question will be picked up and when will your episode air to your viewers, but I can already predict that she will not get any punishment and will buy her way out of the law using her dad's money. Exactly, and which is why the reason I didn't make any video about it. हालांकि बहुत से लोगों ने बोला आप इस पे बात करें, मैंने क्या बात करें, like what do you want me to say जो कि ऐसी होगी जो कि अभी तक आपको नहीं पता. यू नो द इंसिडेंट, यू नो व्हाई इट हैपेंड, बट आई न्यू कि उससे होगा कुछ नहीं एंड शी विल वॉक अवे लाइक एनीथिंग. एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो इस्लामाबाद वाला केस है ज़ाहिर जाफ़र वाला, उसमें भी द मर्डर वॉज वेरी क्रूअल, राइट, बिकॉज उसमें नॉट ओनली ही किल्ड द गर्ल, बस ही ऑल्सो मतलब बॉडी को डिसफिगर बहुत किया था. और वो क्रूअल्टी जो है वो लोगों के जहनों में ज़रा उसने असर किया और विच इज़ वाई इतना शोर मचा. वरना ऐसा पहले भी हुआ है कि पीपल इन पावर हैव लाइक अमेरिकन साइको वाले सीन लोग करते हैं, दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट्स बिकॉज ऑफ द क्रूअल्टी एंड ऑफ कोर्स जो लड़की की साइड है दे आर ऑल्सो अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, तो दे आर होल्डिंग ऑन टू इट. वरना यू नो इन केसेस में होता कुछ भी नहीं है. तो विच इज़ वाई आई डिसाइड नॉट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स ओपन एंड शट केस. ठीक है, हाँ हुआ है ये एंड दिल वॉक अवे. ये तो बहुत नया केस है. वो जो कोयटा में एक हुआ था, वो MPA ने रोड पे एक पुलिस वाले को उड़ा दिया था, इमेजिन, एंड ही स्कॉट फ्री. मतलब वो
जजेस ने आई थिंक कबूल नहीं किया था सीसीटीवी फुटेज, जैसा है कि मे बी दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। आई मीन फिर सीसीटीवी लगाया क्यों है अगर वो एक्यूरेट नहीं है। बट द गाय वॉकड अवे, वॉकड फ्री। दुनिया में और कहीं नहीं होता है इस तरह। Junaid, I want to share a similar incident that went under the radar and our people forgot about it. The incident I am referring to occurred on July 10th, 2023 in Karachi, Pakistan, when a drunk woman drove her car into a group of people, resulting in multiple casualties. The incident took place near the Karsaz area in Karachi, which is a busy part of the city. The driver, a woman later found to be heavily intoxicated, is driving a car at a high speed. She loses control of the vehicle and crashes into a group of people on the road. Immediate impact, several people are hit by the car, resulting in serious injuries. 2 victims succumbed to their injuries at the scene, while others were critically injured. Junaid bhai, the evil is clearly alcohol here. Why don't we just ban it completely? It's already banned. Like, you can't buy it, but chal rahi hai. If anyone wants to consume it, just go out of the Islamic Republic of Pakistan and drink the whole barrel if you wish. Why do we tolerate it when it is clearly haram in our religion? बेटा हराम तो झूठ बोलना भी है, रिश्वत लेना भी है, और बहुत सारी चीज़ें वो तो सब चल रही हैं। प्लीज़ स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट इट। योर्स ट्रूली ABC। देखें भाई, सीधी सीधी बात है, इसमें ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना जस्टिफाई अल्कोहल, बट कुछ देखें, जो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तो उस पर लॉज बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का कंट्रोल आपकी गाड़ी के पेडल पे नहीं है, राइट? शहबाज शरीफ मेरा पैर थोड़ी पकड़ेगा कितनी स्पीड रखना है, तो उन्होंने स्पीड लिमिट लगा दी। जिस चीज़ पे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तो उस पर एक लिमिट लगा के उस पर लॉ बनाते हैं और फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके, राइट? तो इसमें क्लियरली केस है कि इट्स नॉट द बॉटल, इट्स अ कल्प्रिट। अब जब तक आप कल्प्रिट को सज़ा नहीं दोगे तो वो तो ये करते रहेंगे। जिस दिन एक बार आपने किसी एक अमीर इंसान को 8 साल या उम्र कैद की सज़ा दे दी, या अगर मल्टीपल विक्टिम्स हैं और फांसी पे लगा दिया, हिम्मत नहीं होगी किसी की करने की। बट बिकॉज लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी नहीं होगा, आई विल पे माई वे आउट, तो वो करते रहेंगे। सो इट्स नॉट दी अल्कोहल। अल्कोहल पूरी दुनिया में कंज्यूम होती है, बिल्कुल दुनिया भर में उससे रिलेटेड एक्सीडेंट्स भी होते हैं, मगर उसमें लोग ख्याल भी रखते हैं कि अगर उनका प्लान है कि भाई आज हमने शराब पीनी है, तो वो गाड़ी में ही नहीं जाते, वो ऊबर में जाते हैं या दे हैव अ डेजिग्नेटेड ड्राइवर वगैरह वगैरह। वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ऑफ कोर्स इंसान है, कहीं ना कहीं वो गलती कर जाते हैं और फिर खमियाजा भुगतते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि आपने, मतलब आप मुझे मिसाल दे दें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की, और इवन मिडल ईस्ट की, कि जहाँ किसी ने शराब के नशे में ये किया हो और फिर उसके बाद वो बच गया हो। नहीं होता। और यही वजह है दुबई में कितने ड्रंक ड्राइविंग के केस होते हैं। दुबई में तो खुली शराब है, राइट? मैं शराब को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये जो बात है ना कि बैन कर दें, बैन तो ऑलरेडी है। आप ज़रा सड़क पे पी के तो दिखाएं, पुलिस मुंह सूंघेगी रात को। आप रात को गाड़ी चलाएं डिफेंस में, पुलिस गाड़ी से उतारो। अगर आपकी गाड़ी सेडान नहीं है, ऑल्टो है, मीरा है, आपको उतार के आपको मुंह सूंघती फिरेगी पुलिस पूरे पाकिस्तान में, राइट? तो ऑलरेडी बैन तो है। और कहाँ से बैन करनी है? मुस्लिम्स तो ख़रीद ही नहीं सकते, ना मुस्लिम्स वाइन शॉप ओन कर सकते हैं, ना मुस्लिम्स वहाँ ख़रीद सकते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ डिफेंस के एक इलाके में, और यहाँ से बहुत करीब रात कमर्शियल के पास एक वाइन शॉप है। शाम को आके आप देख लें कितने मुस्लिम्स खड़े होंगे वहाँ ख़रीदने के लिए। गाड़ी में बैठे होंगे, इशारा करेंगे, गाड़ी में डिलीवर हो जाएगी। आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स में चले जाएँ, ब्राउन कलर का थैला लेके अंकल आंटियाँ आ रहे होंगे, ब्रिंग योर ओन बूज। यहाँ तो खुला खुला चल रहा है, राइट? तो आप कहाँ रोकोगे? और देखो दूसरी चीज़ ये कि बैनिंग से जो है ना, हमेशा चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्कोहल यहाँ बैन इसलिए भी है, चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह, मगर उसमें ये कि अल्कोहल तो कंज्यूम हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। कौन सी बोतल चाहिए जो आपको आधे घंटे के नोटिस पे नहीं मिल सकती पूरे पाकिस्तान में, राइट? आप मरी ब्रूअरी का जो है डेटा निकाल के देख लें, और आप एक तरफ देख लें स्टैट्स कि कितने नॉन मुस्लिम्स रहते हैं इस मुल्क में, और मरी ब्रूअरी का जो है ना आप प्रॉफिट्स निकाल के देख लें, तो कौन पी रहा है? जिन आके पी रहे हैं क्या? भाई ये लोग पी रहे हैं। कानून सख्त करें। तो बैन करने से होता ये है कि वही एब्सोल्यूट वोडका मैंने पहली बार दुनिया के कौन से एयरपोर्ट पे देखी थी, या पता नहीं किसी 7-Eleven में देखी थी, आई थिंक थाईलैंड में या कहाँ, वो $10 से $15 की थी, ठीक है? मगर वही चीज़ यहाँ पे 15 से 20 हज़ार की मिलती है। वाई? क्योंकि वो बैन है, और तो सर्टन पीपल प्रॉफिट फ्रॉम इट।
अगर वो बैन नहीं होगी, राइट, तो हुकूमत को टैक्स मिलेगा, हुकूमत अमीर होगी, लेकिन हुकूमत को अमीर नहीं करना, कुछ लोगों ने अमीर होना है। तो चल तो रही है यहाँ पे धड़ाधड़, ठीक है, बस वो रेगुलेट नहीं है। जिस तरह इंडिया में कोई हिंदू जो है बीफ का स्टोर नहीं ओन कर सकता है, बीफ की एक्सपोर्ट का बिजनेस ओन नहीं कर सकता, तो उन्होंने फ्रंट पे मुसलमानों को रखा हुआ है। सिमिलरली मुसलमान यहाँ पे वाइन शॉप ओन नहीं कर सकते, उन्होंने चंद्रशेखर को रखा हुआ है, राइट, नथुलाल को रखा हुआ है, पीछे वही हैं, राइट। तो होता बैनिंग वैनिंग से कुछ नहीं होता, कुछ लोग फिर भी प्रॉफिट कर रहे होते हैं, और वही एक चीज़ जो $10 की है वो $20-30 की हो जाती है, प्लस हुकूमत को उससे कोई फ़ायदा नहीं था। खैर, अब आप ये बोलें कि हुकूमत ऐसा हराम पैसा ना कमाए, ठीक है, फ़ाइन, आई टोटली एग्री विद यू। बात आती है घूम फिर के लॉज पे। लॉज स्ट्रिक्ट होंगे तभी जाके आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। अब नताशा वाले हादसे से देखिए, हमारी एलीट जो है लगभग मिला के 3-4 लाख लोग हैं ना, उन 3-4 लाख, और ये इतना बड़ा वाक़या था, सबने देखा है, तो वो जो 3-4 लाख लोग हैं उन्होंने नताशा वाला वाक़या या उससे पहले वाला वाक़या जो आपने ज़िक्र किया, या ज़ाहिर जाफ़र वाला वाक़या, या और इस तरह के जो बड़े हाई प्रोफाइल वाक़या, या वो जो मिनिस्टर का मैं बता रहा था बलूचिस्तान के, इन तमाम वाक़यात से उन्होंने क्या सबक लिए? उन्होंने सबक यही लिया, विल पे आवर वे आउट, पैसा तो रखा हुआ है, अब्बू जी निकाल लेंगे, राइट। तो उनको तो कानून सख्त करना था ना, यहाँ पे लोगों को निकलना था। अब मसला ये है कि फिर ये तो दियत का रास्ता जो है ये तो फिर शरीयत में है, तो फिर उसमें आई एम श्योर इसमें और भी मतलब कंडीशंस होती होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ शरीयत में है वो इस तरह हो कि उसमें सिर्फ अमीर ही प्रॉफिट कर रहा है या अमीर ही उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू, राइट। अब ये लूप होल हम निकाल लेते हैं। देखो, रेमंड डेविस यहाँ फंस गया था, अमेरिका को पता था भाई दियत वाला लॉ निकालो, कैसे नहीं लेंगे अगले पैसे, अल्ली वल्ली सर पे बंदूक रखो, भाई ये पैसे उन्होंने ले लिया, भाई ठीक है, मरने वाला तो मर गया, अब तो वापस नहीं आ सकता, चलो ये पैसे ही ले लेते हैं। तो जब तक ये रास्ता और ये लूप होल अवेलेबल होगा, अमीर शराब पी के गाड़ी चलाता रहेगा। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत वाक़या होते हैं। आप अगर वो उन ग्रुप्स में हों, ये जो क्लिफ्टन डिफेंस के ग्रुप्स होते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, उसमें आए दिन फुटेज आती है कि ये बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, कोई गाड़ी फ्लिप हो गई, किसी ने मोटरसाइकिल वाले को कुचल दिया, या कोई गाड़ी गेट के अंदर घुस गई, भगा रहे हैं गाड़ी, वो सारे ड्रंक ड्राइविंग के केस होते हैं। मतलब एक नैरो सड़क है, उस पर वीगो जो है पलट कैसे सकती है, या फॉर्चूनर पलट कैसे सकती है? एक नैरो रोड है, नो रोड सीधी जा रही है, आपकी मेरी गाड़ी क्यों नहीं पलटती उस तरह, उतनी स्पीड से? क्योंकि वो 200 की स्पीड मार रहे होता नशे में। तो उसका फिर क्या हुआ? मतलब क्या वो पकड़े गए? क्या आपने उनको सज़ा दी? क्या उनको जेल हुई? तो जब तक बेटा रिपरकशंस नहीं होंगे, लोग तो करते रहेंगे। बैनिंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। बैन तो ऑलरेडी है। क्या आप पी सकते हो बाहर पब्लिकली? नहीं पी सकते ना, मगर जो पी सकते हैं वो पी रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल वो जिस तरह अमेरिका में, जैसे इंडिया में, गुजरात में, इट्स अ ड्राई स्टेट, ठीक है, तो लोग घर में ब्रू करते हैं, फर्मेंट करते हैं। इसी तरह जब अमेरिका में प्रोहिबिशन का दौर आया था तो लोग घर में बनाते थे, घर में फर्मेंट करेंगे, वो जहरीली होती है। जो कच्ची शराब वाले वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं, जो हर मतलब क्रिसमस के आगे पीछे या दिवाली के आगे पीछे जो बेचारे माइनॉरिटी के लोग, गरीब लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते या एब्सोल्यूट वोडका की बोतल, तो उन्होंने कच्ची शराब ही पीनी है जो भट्टी पे बन रही है, वो जहरीली होती है, उससे लोग मर जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, राइट। तो अगर आप बैन करेंगे तो फिर लोग ये करना शुरू हो जाएंगे। लोग पीना नहीं छोड़ सकते, ये अगर के बैन हो जाएगी तो लोग पीना छोड़ देंगे। पीपल विल ऑलवेज फाइंड अ वे। क्या आपको क्या लगता है, मतलब दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे कौन सी ड्रग या कौन सी शराब नहीं मिलती? हर जगह मिलती है। बैनिंग से होता ही है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, कि भाई सख्ती है, देख लें सर, बड़ा रिस्की काम है, डिग्गी में डाल के लाना पड़ेगा, फलाना फलाना डिपका। तो ये है, बैनिंग इज़ नेवर अ सोल्यूशन, लॉज अराउंड इट आर अ सोल्यूशन। अल्कोहल बैन कर लें, बैन तो यहाँ पोर्न भी है, क्या सारे नहीं देख रहे VPN लगा के? रास्ता लोग निकाल लेते हैं। कहाँ कहाँ घुसेगा शहबाज शरीफ? आपकी शलवार के अंदर तो आके नहीं बैठेगा ना कि बेटा हाथ नहीं लगाना, सो जा आराम से, नहीं कर सकता ना। लॉज हो सकते हैं, तो उसमें लॉज टाइट करने की ज़रूरत है। जब तक हम एक बड़ी मिसाल नहीं लगाएंगे इस मुल्क में, एक मिसाल नहीं होगी कि भाई जहाँ पे किसी पावरफुल आदमी को सज़ा हुई हो। आप मुझे पिछले 50 साल में, भुट्टो का तो केस अलग है ना, वो तो एक जुडिशल मर्डर आप कह सकते हैं उसको, ठीक है ना, मोटिवेटेड था, अमेरिका को नहीं चाहिए था, तो सारा एक गेम रचाया गया। उससे चले 77 के बाद से ज़िया-उल-हक का तो खैर वो था, क्रैश वो था, मतलब प्लांटेड था, व्हाटएवर जो भी था। आप एक कोई हाई प्रोफाइल बता दें,
कोई कॉरपोरेट क्राइम वाला बंदा पकड़ा गया हो। जैसे हम वो हर्षद मेहता वाली मैंने वो देखी, तो जब मैं हर्षद मेहता वाली स्टोरी देख रहा था, स्कैम 1992, तो मैं तो यही सोच रहा था कि स्टॉक मैनिपुलेटर तो यहाँ पे भी बहुत पड़े हैं, बट हमने तो आज तक नहीं सुना कि भाई किसी फलाने बंदे को SECP ने उठा लिया है या स्टेट बैंक की वायलेशन हुई है, फलाना ढिमकाना, कभी नहीं सुना कि जी किसी ने ये घपला किया है। हाँ, केसेस चलते रहते हैं, केसेस तो मलिक रियाज पे भी बहुत है, सज़ा कहाँ होती है? सज़ा नहीं होती। तो जब तक इस मुल्क में सज़ा और जज़ा वही ना, दो कानून गरीब के लिए। अब अगर ये कोई ट्रक वाला कुचल दे, उसको लोग आग लगा देते हैं, कोई ट्रक के नीचे आ जाए, कोई बस के नीचे आ जाए, ठीक है। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल करते हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग, ट्रक वाले बुरी तरह चलाते हैं, नशे में चला रहे होते हैं, वो तो चर्च में चला रहे होते हैं। अब चर्च की क्या बात करेंगे आप? उस दिन एक रील देखी मैंने, तिरा वैली जो है क्या, तिरा की चर्च जहाँ गर्दा बड़ा मशहूर है, तो माशाल्लाह जुम्मे के बाद जो है वो सारे पख्तून भाई बैठ के उसकी मार्केट लगती है चर्च की, सबके सर में टोपी है। कर लो आप इस कौम से, आप कोई रीज़नेबल बात कर लो। तो कहाँ बैन तो है ना, चर्च तो बैन है, तो हर ट्रक वाला पी रहा है, हर बस वाला पी के चला रहा है। खैर, तो जहाँ गरीब होता है उसको तो पकड़ के लोग मारते हैं, जला देते हैं, लेकिन जहाँ अमीर होता है वहाँ उसको कुछ कर नहीं पाते, और कानून भी कुछ नहीं कर पाता, एंड दे ऑलवेज पे देयर वे आउट। सो जब तक पेमेंट का रास्ता रहेगा, आप जितनी अल्कोहल बैन, आप सांस लेना बैन कर दो, people will find a way. So banning is not a solution. Strict laws are a solution. I hope I answered your question. All right, next one says seeking guidance on pursuing nursing abroad. It's a very sought for profession, by the way. Dear Junaid Bhai, Assalamu alaikum. I hope this email finds you well. I'm writing to you because I'm going through a challenging phase in my life. I have completed my 12th grade this year with 75% marks and wish to go abroad for further studies. My mother wants me to pursue MBBS despite knowing that my grades might not be sufficient. At her insistence, I initially memorized the Quran, but when it comes to going abroad, she becomes very stern. She's a government doctor and has a private clinic, and my father is a retired government employee. We have the resources to go abroad, but my parents are unwilling to use them. They have only spent on basic necessities and have never invested in anything beyond that. For instance, when my older brother joined an academy in 10th grade, even though his shoes smelled, they never bought him new ones. Acha. I wanted to join the gym, but they wouldn't allow it and would start arguments instead. They constantly bring up the issue of prayer, and even though I'm a Hafiz-e-Quran and pray occasionally, their constant taunts have discouraged me from praying regularly. My father even disrespects me in front of others, and despite having 3 houses and a plot, my parents act as though we are poor. My mother is a government doctor and has a private clinic, but she doesn't withdraw her salary from the bank. All her household expenses are covered through the clinic. Additionally, when some people tried to take over our house, the police came and demanded a bribe. This is why I don't want to live in this country anymore. Now I'm consulting advisors. I'm determined to pursue nursing abroad and work part-time there. However, my parents are insisting that I pursue MBBS privately. Even though my marks are not sufficient, I scored 94% in metric and only 75% in FSC due to some mistakes I made, which I regret. I have decided that nursing abroad is the best option for a better life and safety. Please, could you offer any advice or suggestions that I could show my parents? My elder sister is a DPT practicing in a hospital, and my brother has completed his BSc and is also planning to go abroad. Thank you in advance for your guidance. Thank you. Best regards, Biscuit. क्या नाम है भाई? तो भाई एक भाई हैं जो कि नर्सिंग परसू करना चाहते हैं मुल्क से बाहर, और घर में जो उन्होंने बताई सिचुएशन के फादर और मदर काफ़ी सख्त हैं और काफ़ी कंजूस भी हैं, छोटे भाई को जूते नहीं दिलाते, और पैसे इतने हैं कि 3 घर हैं, 1 प्लॉट है, अम्मी की सैलरी, गवर्नमेंट की सैलरी निकालनी ही नहीं पड़ती क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक से इतने पैसे आ जाते हैं. सो आई रिमेंबर वर्किंग, जब मैं ट्रांसक्रिप्शन करता था, वी हैड अ डॉक्टर हु हैड मैरिड इनटू द आर्मी फैमिली, और वो आती थी बड़े शौक से. उनका नौकरी लेने का मकसद ये था, डॉक्टर थी तो ट्रांसक्रिप्शन उनको समझ आती थी चीज़ें, पर वो नौकरी सिर्फ इसलिए करती थी कि जब सुबह बच्चे को छोड़ा है तो ऑफिस आती थी और उतना ही काम लेती थी कि बच्चे की छुट्टी से पहले मैं फ़ारिग हो जाऊं ताकि मैं बच्चे को लेके घर चली जाऊं. और फिर वो कोई 5-6 साल से उस ऑफिस में थी. मैंने तो खैर बाद में ज्वाइन किया, तो बातों बातों में पता चला कि उनको, अच्छा उन्होंने जिक्र किया कि ATM ऑपरेट कैसे करते हैं, समथिंग लाइक दैट.
तो हमने बोला कि फिर आप क्या चेक बुक यूज़ करती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आज तक अपनी सैलरी नहीं निकाली। एंड वी वर लाइक, उनकी अच्छी सैलरी थी, आई एम टॉकिंग 2004 में उनकी सैलरी थी 7,000 रुपये। आज के लिहाज से बहुत कम साउंड करेगी आपको, लेकिन उस ज़माने में आटा 10 रुपये का मिलता था, 10 रुपये किलो। तो 7,000 रुपये गुड पे, और ये 20 साल पुरानी बात है। ओके, तो 7,000 आज के आप लगा लो 60-70 हज़ार रुपये, एंड दैट टू फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम, आजकल तो फुल टाइम के बंदे को भी 30 मतलब 40,000 मुश्किल से मिल रहे होते हैं, ऐसे ही भाई। तो उस ज़माने में, और वो माशाल्लाह शी वॉज़ वेल टू डू। तो उन्होंने कहा मैं तो आज तक सैलरी नहीं निकाली। तो हम बड़ा एनवी करते थे यार, ज़िंदगी में ये वाले मसले भी चाहिए कि एटीएम नहीं चलाना आता, क्योंकि अभी सैलरी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो या ऐसे भी लोग होते हैं। अच्छा, ये जिस तरह के आपने पेरेंट्स बताएं, तो भाई खुद बहुत ही खुदाई फौजदार और कंट्रोलिंग फ्रीक्स, और आपने अम्मी के कहने पे हाफिज़ कुरान भी बन गए, और अगर आपकी नमाज़ें रेगुलर नहीं होती तो वो आपको डांटती भी हैं, जिसकी वजह से आपको और गुस्सा आता है। तो ये मैंने अक्सर बोला है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ना, हर तरफ से ये मज़हबी ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को मज़हब से और मुंतशिर करती है, लोग और दूर हो जाते हैं, लोग और ज़िद में आ जाते हैं। तो बैलेंस रखें, लोगों को अल्लाह मियाँ से डराएं कम, मोहब्बत ज़्यादा करवाएं, कि लोग मोहब्बत में जाएं, ना कि इस डर से कि मुझे क़यामत में जलना पड़ेगा। इस मोहब्बत से जाएं कि यार आई एम थैंकफुल उस खुदा का, उस ज़ात का जिसने मुझे चलने फिरने के काबिल बनाया, इस काबिल बनाया कि मेरा दुनिया में एक मकाम है, मुझे लोग जानते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं शुक्राना अदा करने बार बार जाऊँ मस्जिद, ना कि डर की मोहब्बत अच्छी नहीं होती ना, मोहब्बत तो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस तरह के पेरेंट्स जो है ना, और मैंने बहुत देखा है, जितने मजहबी शिद्दत पसंद लोग होते हैं उनके बच्चे उतने ही एथियस्ट निकलते हैं, क्योंकि गुस्से में और उसमें ज़िद में आके। आई न्यू दिस गाय हु वर्कड विद वाइस जैसे आपको पता है, जो लियारी में उन्होंने बनाई थी, तो ही वॉज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो वो एथियस्ट था। तो एक दिन आई इवन फॉरगॉट हिज नेम, तो एक दिन उससे ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बोला कि मैं जुम्मा पढ़ के आता हूँ फिर बात करता हूँ। मैंने, हैं क्या बात कर रहा है? कह रहा है यार अब्बू हैं, जाना पड़ता है। तो वो फजर की नमाज, मतलब रमज़ान में रोज़े भी पूरे रखता था, मतलब दिखाने का रोज़ा, वो अंदर से नहीं रखता था, और फजर पढ़ने बाकायदा जा रहा है, क्योंकि कह रहा है अगर मैं नहीं जाऊँगा बाप घर से निकाल देगा। तो सिर्फ बाप को खुश करने के लिए, वो अल्लाह के लिए नमाज, उसने तो अल्लाह को मानता ही नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, छोड़ दिया था उसने। तो बाप ने ज़िद कर करके तो ना बच्चे कोफ्त फील करने लगते हैं, और फिर बच्चे ज़िद में आ जाते हैं। तो प्यार से डील करें, और ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे यहाँ लोग सुन नहीं रहे, ना समझ रहे इन चीज़ों को। एक दूसरे को काफिर करने से फुर्सत मिले तो इस तरफ ध्यान हो ना, कि जो काफिर नहीं भी था वो क्यों बनता जा रहा है भाई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन इस पर अब कौन बात करे भाई, रहने दो, अगली ब्लास्फेमी मेरे पे ना आ जाए। मूविंग ऑन। सो अब आपके पेरेंट्स एडमेंट हैं कि आप डॉक्टर बने, तो वो भाई, एक तो हमारे यहाँ ना नर्स हो गया, नर्सिंग का शोबा, और ये वेटरनेरियन जो जानवरों के डॉक्टर, उसको डंगर डॉक्टर बोलते हैं यहाँ पे, तो उनको तो इज्जत ही नहीं दी जाती। अब आपकी वालिदा जो कि ख़ुद एक डॉक्टर है, वो कैसे उनकी ईगो बर्दाश्त करेगी कि मेरा बच्चा जो है ना नर्सिंग करेगा या कंपाउंडिंग करेगा वगैरह वगैरह। तो वो ये लोग सह नहीं पाते। और यहाँ पे नर्सिंग का जो है ना, वो हमने बस रखा हुआ है कि नर्सेस तो क्रिश्चियन औरतें ही होती हैं या क्रिश्चियन लड़के ही होते हैं, क्योंकि वो जो है सिस्टम का ऐसा होता है, मेथोडिस्ट क्लिनिक वगैरह वगैरह उनका एक होता है हिसाब किताब, तो वहीं से निकलते हैं, और तो वही होंगे। या फिर अगर वो आखान लेड हॉस्पिटल है, इस्माइली लेड हॉस्पिटल है, तो भाई इस्माइली होंगे, राइट। आप रेगुलर बंदे को कभी नहीं सुनते कहते हुए कि यार मैं नर्सिंग करने जा रहा हूँ, तो वो जहन में कंप्यूटर ही नहीं होता। हालांकि इट्स द वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज अगर आप दुनिया भर में डेटा निकालें, देखिए दुनिया भर में मेजर कैसे करते हैं कि बर्थ रेट कम हो रहा है, जैसे जापान का कहते हैं ना बच्चे कम हो रहे हैं, वो बर्थ रेट ऐसे डिटरमिन करते हैं कि सुपरमार्केट में बच्चों के डायपर कितने बिक रहे हैं और बड़ों के कितने बिक रहे हैं। बूढ़ों के भी होते हैं ना डायपर, अगर बूढ़ों के डायपर ज़्यादा बिक रहे हैं और बच्चों के कम, इसका मतलब बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे और ओल्ड एज बढ़ती जा रही है। ये हम जितनी मैसिव लेवल की माइग्रेशन देखते हैं कनाडा में या नीदरलैंड्स में या जर्मनी में वगैरह वगैरह, वो इसलिए कि भाई वहाँ पे एज एक्सपेक्टेंसी ही इतनी है। 90 साल की औरतें साइकिल चलाती हैं, एम्स्टरडेम में आप जाएँ तो फुल हेल्दी, ठीक है। तो वो उनके पास यंग फोर्स ही नहीं होती, तो इसलिए वॉर्स क्रिएट करो ताकि लोग वहाँ, जो लोग खुश हैं अपने मुल्क में, सीरिया में लोग जैसा भी था,
ये इराक में लोग सही जैसा भी था जुल्म ठीक है, डिक्टेटर है, आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम, बट दे डिडंट नीड टू माइग्रेट। या अफगानिस्तान की अगर आप बात कर लें प्री तालिबान, दे वर लाइक ठीक है हमारा मुल्क है, वहाँ पे बम फाड़ो, ज़िंदगी अजीरन करो ताकि लोग मजबूर हों, फिर उनको सस्ती लेबर मिल जाए। ये सारा फार्मूला है। और उन्होंने 30 साल पहले डिटर्मिन कर लिया था डेटा देखते हुए कि यार डिक्लाइन में जा रही है, हमें मजदूर तो चाहिए। तो सीरिया में एक तरफ कनाडा अमेरिका के साथ मिलके बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ ट्रूडो जो है, जो पहले इमिग्रेंट उतरे जहाज़ से तो उनको वेलकम कर रहा है, फूल दे रहा है। अबे तू ही तो बम मार रहा है वहाँ पे भाई। तो ये वेस्ट की हिपोक्रेसी है। ओके, तो सिमिलरली नर्सिंग, अब ज़ाहिर है जहाँ पे इतने बूढ़े होंगे वहाँ नर्सिंग भी दरकार होगी। रिसेंटली यूके में बहुत बड़ा ये स्कैम चला कि जहाँ पे नर्सिंग वीज़ा के नाम पे वीज़े बेचे गए। ओके, तो उसमें होता है कि आप फेक कंपनी बनाएं और इसमें आप बोल दें कि भाई ये वीज़ा मुझे लोग चाहिए, और नर्सिंग तो नर्सिस वैसे ही कम है इंग्लैंड में, एंड दे एक्नॉलेज कि हाँ यार ये तो कमी तो है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैंने कंपनी बना दी और मैंने बोला भाई मुझे लोग चाहिए और इंग्लैंड में अवेलेबल नहीं है, और ये जॉब पोस्टिंग्स हैं और ये पाकिस्तान में मुझे 3 लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपने करोड़ करोड़ रुपए का एक वीज़ा बेचा और यहाँ से एक फैमिली अपना, मतलब इस तरह की मल्टीपल फैमिलीज सब बेच बाच के जी इंग्लैंड जा रहे हैं। वहाँ गए, अब वहाँ पे तो काम है ही नहीं, कौन सा नर्सिंग होम, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उल्टा जो है वो आपको प्रेशराइज कर रहा है कि मतलब इसकी मुझे डिटेल्स एग्जैक्टली पता नहीं है, ऑब्वियसली द लॉयर्स हु आर लिसनिंग हु डील विद दीज थिंग वो एग्जैक्टली बताएंगे इंग्लैंड में ये स्कैम चल क्या रहा है। तो लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं, वो कोई और नौकरी कर नहीं सकते क्योंकि वो नर्सिंग के वीज़ा पे आए हैं और भी नर्सिंग की कोई जॉब्स तो खैर सच है ही नहीं, मतलब या वो कंपनी फेक थी वगैरह वगैरह, और लोग वहाँ फंस गए। एंड माई वाइफ इज़ ऑन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स जो ज़ाहिर लंदन के हैं, मुस्लिम्स के हैं वगैरह वगैरह। वहाँ पे इतने लोगों की मैंने पोस्ट पढ़ी हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाई हैं, ये देखें लोग बाकायदा राशन मांग रहे होते हैं कि हम सब बेच बाच के यहाँ आए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, गर्मी सर्दी बहुत है, हीटिंग में पैसे जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, आई डोंट हैव इनफ फंड्स टू कीप माई फैमिली फेड फॉर अनदर वीक। पीपल आर एक्चुअली आस्किंग फॉर फूड, मतलब अपना यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया जैसा भी था। और आई एम नॉट डिनाइंग कि यहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, बट अगर आपके यहाँ घर है, आपका कारोबार चल रहा है या जैसा भी है रूखी सूखी, वो छोड़ के आप एक जगह जहाँ आपको पता ही नहीं है किस तरह ऑपरेट करना है वगैरह वगैरह, और आपको ज़ाहिर है एक जालसाजी तरीके से बुलाया गया है, और अब आप लिटरली भीख मांग रहे हो, राइट नाउ यू हैव नो वे टू कम बैक। क्योंकि जब आपने सोचा था कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो आप सब बेच के चले गए, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, सो यू हैव नथिंग टू कम बैक टू, और उधर भी कुछ नहीं है। तो ये बहुत स्कैम हुआ, खैर बड़ा काफ़ी क्रैकडाउन भी हुआ। अ लॉट ऑफ लॉयर्स वर रनिंग दीज फेक एजेंसीज बिकॉज दे नो द रूट्स, दे नो द लूप होल्स। सो लाइक ये कज़न के नाम पे बिज़नेस खड़ा कर दिया और बोला कि जी ये नर्सिंग होम है, इसके लिए नर्सेज चाहिए, तो वो आपको फिर पकड़ा, सेटिंग पूरा नेटवर्क था ये, आपसे सेटिंग भाई 1 करोड़ लगेगा एक वीज़े का। अब आपने बोला यार 4 करोड़ बुरा सौदा नहीं है, 2 प्लॉट ही तो बेचना है, ज़िंदगी बन जाएगी, सारे हम ब्रिटिश हो जाएंगे, राइट। यही सोच के इतने लोग वहाँ गए और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सो या बट इफ़ यू गो थ्रू द राइट चैनल्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड, ख़ास तौर पे ये जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, जहाँ पे एज एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है और यंगर आवाम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बट उसमें बेयर इन माइंड कि व्हेन आई से नर्सिंग देन इट्स नॉट जस्ट कि टीका लगाया और ब्लड प्रेशर लिया, देन इट्स लाइक ओल्ड एज वाली अगर आप नर्सिंग करें तो देन डायपर चेंज वो फिर हर चीज़ करनी होती है। वन ऑफ द रीजंस ये जो हमारे वीज़ाज़ डिनाई हो रहे हैं, कतार की एक मिनिस्ट्री ने कंप्लेन की थी कि यहाँ पे जो नर्सेज आती हैं वो हाथ उठा लेती हैं, हमने काम नहीं करना। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो ड्रिप लगाना है, हमारा काम तो इंजेक्शन लगाना है। तो बिकॉज और ये बहुत आपको पाकिस्तानियों में सुनने को मिलेगा, सर ये हमारा काम नहीं है। एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन, यू वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनीवे तो उसमें वो फिर वो ये कहते हैं कि यार आई एम नॉट सेइंग कि एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए वक्ती तौर पे। अगर आप किस फंसे हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा कैमरा मैन है, ठीक है ना, अब मेरी चेयर से बार बार चूं चूं की आवाज़ आ रही है, राइट। अब टेक्निकली उसका काम नहीं है, लेकिन यार अब शूट निकालनी है तो वो आके पेच वेच टाइट कर देगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, काम ही स्मूथ करना है ना। मगर हम लोग जो हाथ उठाने की हमें आदत नहीं है, हमारा काम नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं यार ये जो है ना वो दे आर नॉट कोऑपरेटिव।
तो फिर दे ऑप्ट फॉर साउथ इंडियंस, दे ऑप्ट फॉर फिलिपिनोज. सो इंडिया में देयर इज़ अ सर्ज ऑफ नर्सिंग होम्स बिकॉज इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. जिस तरह आप IT एक्सपोर्ट्स हैं, जिसी तरह आप नर्सिंग एक्सपोर्ट्स से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं. दुनिया भर में इसकी डिमांड है. जो लोग बाहर जाएंगे ऑफ कोर्स दे सेंड द मनी बैक रेमिटेंस के तौर पे, एंड ऑफ कोर्स दैट हेल्प्स द कंट्री. तो हमारे यहाँ नर्सिंग स्कूल आई डोंट थिंक कोई इतने ख़ास हैं या कोई इतनी ज़्यादा तादाद में हैं. आई रिमेंबर स्पीकिंग टू समवन हु वांटेड टू मेक समथिंग लाइक दैट. मगर उसमें मसला यही था कि यार यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है. इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स. लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग इस काम को ना वो समझते हैं हकारत वाला. देखो कोई भी सर्विस रिलेटेड काम है ना, हम उसको हकारत समझते हैं. सफाई, ठीक है ना, सफाई तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो जी चूड़े का काम है, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, इसलिए हमारे यहाँ सफाई नहीं होती क्योंकि वो तो हर वक्त अवेलेबल नहीं है. तो आपका ही मोहल्ला, आपका भी उठा लो थैली, लेकिन नहीं, मैं क्यों सफाई करूँ. साउथ एशियन प्रॉब्लम. सिमिलरली एनीथिंग रिलेटेड टू सर्विस, वेटरी भी लोग करते हैं, ज़ाहिर है मजबूरी तो बहुत कुछ करवा देती है, बट लाइक वी आर नॉट द सर्विंग टाइप्स. हम ज़रा ना बॉस तबीयत के लोग हैं, हमें सबको साफ बनना है. तो सर्विस ओरिएंटेड हम नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्विस अच्छी नहीं दी जाती. आप किसी भी दुकान पे जाएं, आजिज़ी नाम की चीज़ नहीं है. आप बरदुबई जाएं, मीना बाज़ार, मैंने पहले भी बताया, माय सास यूजुअली फ्रीक्वेंट. तो वो आप जितने थान खुलवा लो, उनके माथे पे शिकन नहीं आती. वो ये नहीं बोलते बाजी लेना है तो लो, नहीं तो आगे जाओ. आप यहाँ ज़रा जाएं राबी सेंटर, तीसरा थान खुलवाएं, खान साहब आगे से जो बोलेंगे वो जिस तरह ट्रीट करेंगे ऐसे ही करते हैं. बाजी लेना है तो लो, टाइम ज़ाया ना करो हमारा. तो ऐसे में कहाँ से ऐसे ही होता है भाई. ऐसे में कौन कारोबार करेगा आपसे. भाई मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, आई एम लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस. बाजी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ. और ये एरोगेंस, तो फिर जब एरोगेंस होती है फिर कहते हैं यार अल्लाह ताला बरकत नहीं दे रहा, काम ख़राब है. नहीं, काम तो बहुत है. 4 करोड़ के शहर में कैसे तुम भूखे मर सकते हो भाई. बट तुम्हारा एटीट्यूड नहीं है ना, तुम 2 बजे दुकान खोल रहे हो. एनीवे, लंबी बहस है. तो प्लीज़ परस्यू दिस, आई वुड हाईली रिकमेंड. और जो लोग सुन रहे हैं, दिस इज़ वन legit way to get out of this country if you secure this certification, if you secure a degree, or if you secure something along the lines, because globally इसकी वाकई बहुत डिमांड है. खैर, good luck बेटा. Alright जी, next email. It's sad to see you move away from cricket. Dear Junaid Bhai, Assalamu alaikum. Hope you're doing great. I've been following your channel for quite some time, and one thing I have noticed that you stopped making cricket videos. बहुत curiosity है भाई, why did you distance yourself from cricket? Is it because of the team's poor performance lately, or is there another reason behind it? We used to love your unique takes on the game, and I think many of us missed that content. I still remember the video where you cried on camera and requested all of us to celebrate the players and welcome them. यार ये ज़माने जहालत में ना बहुत चीज़ों पे रोते थे हम, अब नहीं आते, अब हंसी आती है. Welcome them with open arms even after them losing, because they are the last binding force for our nation. I think it was some time after Champions Trophy of 2017. Junaid bhai, I'm not sure if you're changing the kind of content you've been putting out, or have you lost interest in cricket? Looking forward to hearing your thoughts on this one. यार first of all, I mostly only follow जो mega tournaments होते हैं. मैं one-on-one tournaments जो होते हैं वो नहीं मैं इतने follow करता, but like if it's like an Asia Cup, Champions Trophy या World Cup या T20 Cup, हाँ उसमें interest develop होता है. However, आपके सामने यार मतलब कि ये कोई टीम है जिसको आप सपोर्ट करो किसी ना किसी. एक होता है कि अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच था न्यूयॉर्क वाला, राइट. इंडियंस ने खुद कहा कि ये हम नहीं जीते, आप लोग मैच हारे हो. और फिर देखो हार जीत होती है मैचेस में, अच्छे बुरे टाइम आते हैं, मगर द शेमलेसनेस जो है ना, कि अगर मतलब जैसे हमने वर्ल्ड कप के दौरान फुटेजेस देखी कि हंस रहे हैं, हाइलाइट्स देख के हंस रहे हैं, और जो है सारा फोकस सोशल मीडिया पे है. असल में ये जब से ये हमारे जो प्लेयर्स हैं ये बने हैं ना बेसिकली सोशल मीडिया सैवी, इन द सेंस के आवाम को घुमाने वाले. पहले क्या सोशल मीडिया था नहीं, सीधा सीधा परफॉर्मेंस है तो है, नहीं है तो नहीं है. अब बिकॉज देर आर सो मेनी मार्केटिंग एजेंसीज इन्वॉल्व, देर आर सो मेनी मैनेजमेंट कंपनीज इन्वॉल्व, तो फिर ये जो नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना, ये मंजन और ये चूरन, ये मुझे समझ नहीं आता कि भाई किसी मतलब बाबर के अब्बू का इंटरव्यू आ जाएगा रोते हुए कि बाबर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया. डोंट गिव मी दैट. ठीक है ना, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर का पेट अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए. ठीक है,
इतने बड़े बड़े पेट हैं, फिटनेस नाम की चीज़ नहीं है, एरोगेंस बहुत है। मतलब बांग्लादेश से भी हार रहे हैं, यूएस से भी हार रहे हैं, और फिर वही वाली चीज़ है, ग्रुप बंदी है, फलाने का बाबा ऊपर ना हो जाए तो मैंने स्लो खेलना है, फलाना ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो पॉलिटिक्स जब आप एक चीज़ में डालते हो तो वो चीज़ बेकार हो जाती है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अभी रिसेंट हालिया दिनों में कुछ नहीं बनाया, तो दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज कि वो बायलैटरल सीरीज़ में मेरा फोकस ही नहीं होता। आवाज़ आ जाती है हाँ भाई मैच हार गए दोबारा, बट ठीक है खल्ली वल्ली। तो हाँ, अगर जैसे कि कुछ चैम्पियंस ट्रॉफी है, बड़ा टूर्नामेंट है, मेरा इंटरेस्ट ज़रूर होता है। मगर ये कि अब मैं खुले दिल के साथ बैठता हूँ। ऑनेस्टली मेरा क्रिकेट का इंटरेस्ट 99 में ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मैंने क्रिकेट बिल्कुल भी फॉलो नहीं की। मुझे सिर्फ ये याद है कि 2003 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, बिकॉज बॉब वुल्मर की वहाँ डेथ हुई थी। नहीं, बॉब वुल्मर की 2007 में हुई थी। तो 2003 से लेके 2018, 19, 20 के वर्ल्ड कप्स मुझे याद ही नहीं है, ऑनेस्टली याद नहीं है कि कौन जीता है। हाँ, मुझे ये याद है कि इंडिया एक जीता है, आई थिंक 11 वाला जीता है, धोनी वाला, और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सारे जीता है। मुझे याद ही नहीं है कि वो वेन्यू कहाँ कहाँ थे। एक तो ना मुझे शुरू के आप 5 वर्ल्ड कप में आपको सब बता दूं, कौन सेमीफाइनल में था, कौन फाइनल में था, कहाँ कहाँ वो वर्ल्ड कप्स हुए, वगैरह वगैरह। 2003 ऑनवर्ड्स मेमोरी बिल्कुल फेड है, याद ही नहीं होता, बिकॉज आई डोंट रियली फॉलो। दूसरे ही के प्लेयर्स जो हैं खुद नॉन सीरियस हैं, और वो उनका फोकस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है रादर देन देयर ओन परफॉर्मेंस। वही हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलिया में रह के बिग बैश खेल सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं खेल सकता। वाई? बिकॉज वो टेस्ट का बॉलर ही नहीं है, वो T20 का बॉलर है। तो T20 के बॉलर को 4 ओवर कराने होते हैं। शुएब अख्तर कराता था वो लंबे रनअप वाले 20-20 ओवर एक दिन में, वसीम अकरम कराता था 25-25 ओवर एक दिन में। ये थे क्रिकेटर्स, और ये प्रोफेशनलिज्म थी। हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ बची ही नहीं। कोई सा भी उदाहरण उठा लें, अकरबा परवरी का शिकार है, और मैं वो कोई किसी भी किस्म का टैलेंट नहीं है। चापलूस लोग जो हैं वो घुसे हुए हैं, दोस्त यार घुसे हुए हैं। आप मैनेजमेंट देख लें, डोमेस्टिक देख लें, आप जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको साइड लाइन किया हुआ है, पॉलिटिक्स का शिकार किया हुआ है। इस पे तो वो एफ़ी और वासे वाली आप पॉडकास्ट देख लें, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बुरा हाल है। सो ऑनेस्टली दिल नहीं करता यार। और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स हु माइट बी फ्लाइंग ओवरसीज़, मतलब 17 घंटे की फ़्लाइट लेके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आएंगे वो। आई वुड लव टू सी इंडिया प्ले हेयर इन पाकिस्तान इफ़ दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ अ गिवन। बट लाइक वैसे अगर आप पूछे कि चैम्पियंस ट्रॉफी की वो एक्साइटमेंट है, कोई ख़ास नहीं। इनफैक्ट आई माइट बी ट्रैवलिंग अलॉन्ग दोज डेज। तो सो यार मतलब आपको दिल करता है कि कोई अच्छी टीम हो, कोई परफॉर्मेंस दे, लड़के खेले, भले हारे, सारे मैच हारे, लड़के हारे, अच्छा टैलेंट पूल हो, अच्छी मैनेजमेंट हो, लोगों का ख्याल हो, ना कि ये मुझे चूरन दें और फिर नमाज रोज़ा गिनाएं, या रिजवान मैच हारने के बाद बोले हम तो अल्लाह के सिपाही हैं। तो भाई तू जाके तबलीग कर ले भाई, तू विकेट कीपर क्यों बना हुआ है? क्यों हराम? वो तो कहते हैं ना, मौलवी तो कहते हैं क्रिकेट हराम है, तो क्यों हराम काम कर रहा है भाई? क्यों हराम स्पॉन्सर लगाए मैं शर्ट पे अपने? ठीक है ना भाई? तो बस यार यही चीज़ें हैं, वही वाली ना हिपोक्रेसी हमारे यहाँ हर जगह आपको नज़र आएगी, तो वही आपको क्रिकेट में भी नज़र आएगी। हर वो काम करेंगे जो दूसरा है, सिवाय उसके कि जिस काम के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये आपको पाकिस्तानी ट्रेड हर जगह नज़र आएगी। अभी मिसबा का हमने देखा कि अभी डोमेस्टिक का कुछ चल रहा था कप, और मिड टूर वो अमेरिका चले गए, क्योंकि वहाँ पे चैरिटी इवेंट था। चैरिटी इवेंट में पैसे अच्छे मिल जाते हैं, तो वो चले गए डॉलर बनाने। जिस तरह प्लेयर्स $25 की सेल्फी बेच रहे थे सीनियर्स, तो वही ना, देखे द फिश रॉट स्टार्ट्स टू रॉट फ्रॉम द टॉप। कल ही मैं एक रील देख रहा था, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, अगर जापान में कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो वो CEO को फायर करते हैं, या वो मैनेजर को फायर करते हैं, वो नीचे वाले एम्प्लॉय को नहीं। वो कहते हैं फिश स्टार्ट्स टू रॉट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से सही करना है। तो जब आपकी सीनियर मैनेजमेंट इस तरह की नॉन सीरियस होगी कि मिड टूर्नामेंट डोमेस्टिक को वो शेप देना है, डोमेस्टिक से लड़के निकालने हैं, आगे लेके जाने हैं, वो बीच में छोड़ के कल्ली वल्ली भाई जाके जी मैं थैलेसीमिया या पोलियो का मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एज अपोज टू दिस, अब इसमें कोई ये नहीं कि जी इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बेसिकली साथ साथ बैठे ना चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो आप ख़ुद देख लें कि वर्ल्ड कप के दिनों में इंडियन प्लेयर्स क्या कर रहे थे और हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं। हमारे प्लेयर्स का मैं नाम नहीं ले सकता भाई, मगर हमारे अपने दोस्त जो हैं काबली पुलाव पहुंचाते रहे एक प्लेयर को रोज़,
काबुली पुलाव कितना हेवी होता है, रोज़ पहुंचाया, एक और चीज़ पहुंचाई, उसको वो बोलूँगा तो सब पकड़ लेंगे किसकी बात करूँ, सो आई एम नॉट गोना मेंशन दैट, अनदर थिंग। और इंडियंस और इवेंट्स अटेंड कर रहे थे, मस्जिद बनाने चले गए डैलस में, यूएसए वाले मैच से पहले आप देख लें, बाबर और रिजवान एक इवेंट पे थे, फंड रेजिंग कर रहे हैं, भाई तो मस्जिद बनाने आए हो, तो वर्ल्ड कप खेलने गए हो, अपने टाइम पे चले जाना ना। अभी आप कंपनी के टाइम पे हो ना, कंपनी ने आपको यूएस भेजा है कि भाई तूने वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप पे फोकस रख, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने होटल में आप बंद हो जाना है, ज़ाहिर है शाम को आप मतलब निकलेंगे, आपका ड्यूटी टाइम ऑफ भी होता है ना, मगर उसमें आपने कोशिश करनी है ना कि फिर आपने शुगरी चीज़ें नहीं खानी, आपने दूध दुलारी नहीं खानी, आपने फिट रहना है, क्योंकि आप जाके जो है ना मस्जिद बना रहे हो डैलस में, तो फिर क्रिकेट कौन खेलेगा। तो कोहली कितने मंदिर बना रहा था अमेरिका में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते होंगे, मगर वो ऑफ टाइम पे करते होंगे। अगर उनके इस तरह के कोई इवेंट्स हैं, कोई चैरिटी इवेंट है, कोई फंड रेजिंग है, या कोई मेक अ विश फाउंडेशन का इवेंट है, वो सब करते हैं, ज़ाहिर है दुनिया भर के एथलीट्स करते हैं, जॉन सीना सबसे ज़्यादा करता है मेक अ विश फाउंडेशन की चीज़ें, मगर वो मंडे नाइट रॉ के बीच में नहीं जाके करता, या स्मैकडाउन के बीच में जाके नहीं करता, वो अपना सीज़न ख़त्म करके फिर जाके चीज़ें करता है, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म का हाल आप देख लें, ये हाल है हमारे यहाँ। तो जब हमारे बड़े ऐसे हैं कि बीच टूर्नामेंट में छोड़ के वो जा रहे हैं फंड रेजिंग करने, तो फिर नीचे वाले भी यही करेंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी है, आज नौकरी है कल नहीं है, आज बॉस ये है कल को वो फलाना बॉस आएगा, वो अपने लड़के ले आएगा, तो मेरे पास बस उतना ही टाइम है जब तक वो बॉस चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसमें जितना नोट कमा लूँ, तो उसमें फिर वो चैरिटी इवेंट्स पे भी करेंगे, इधर भी जाएंगे, डिनर भी करेंगे, सेल्फी भी लेंगे। सो जब फोकस क्रिकेट की वजह से आप हो उस टीम में, और जब फोकस वुड बी एनीथिंग बट क्रिकेट, तो फिर वही। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें छुपती नहीं हैं, चीज़ें निकल आती हैं, पता चल जाता है। अब आपका पूरा पूरा ख़ानदान कितने, मुझे आपको याद होगा वो जो मैंने एक व्लॉग बनाया था पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद, देयर वाज अनदर मैच इन न्यूयॉर्क, पाकिस्तान कनाडा का, राइट। सो उस वाले व्लॉग में आप देखें, एक लड़के ने बताया था कि जो JW मैरियट है, उसमें कितने रूम्स बुक हुए हुए थे पाकिस्तानियों के फैमिलीज़ के। अरे भाई फैमिली क्यों गई है। हफीज़ साहब जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे वर्ल्ड कप से पहले टूर पे, तो हफीज़ ठीक है बेगम को लेके गए, वो बेगम के साथ गंडोला राइड कर रहे हैं, किश्ती में घूम रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह साहब अभी ओलंपिक में बेगम को लेके गए, तो सियान रिवर में वो प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में। अरे भाई आप इसलिए गए हो, जो काम के लिए गए हो वो काम करो। मैनेजमेंट क्या करती है जाके, मुझे तो समझ नहीं आता। मैनेजमेंट का काम है टीम बनाई भेज दी, हाँ ठीक है, इक्का दुक्का लोग होंगे वहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए, सारे ही उठ के चले जाते हैं। और फिर अब बाबर आजम का भाई न्यूयॉर्क में घूम रहा है, ठीक है वो अपने पैसों पे होगा। बात है डिस्ट्रैक्शन की। अगर फैमिली भी वहाँ मौजूद है, सब कुछ है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप बेगम, मैं अगर क्रिकेटर होता, बेगम मेरे साथ टूर पे होती, मैं तो कमरे में लड़ रहा होता, मैं तो नीचे आके मैं क्या परफॉर्म करता, समझ रहा है मेरी बात। मेरा सारा स्ट्रेस मेंटल वगैरह, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं, इन चीज़ों में लगा रहता, तो क्रिकेट कौन खेलता। तो रमीज़ राजा साहब ने कहा था, किसने कहा था कि मैं आज तक अपनी बीवी को टूर पे नहीं लेके गया किसी इंटरव्यू में। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई बीवी घर की नौकर है, घर में तू सफाई अगर मैं टूर करने जा रहा हूँ, कभी कभार बंदा ले जाए। बात यहाँ हो रही है प्रोफेशनलिज्म की, समझ रहे हैं। कभी कभी आप बच्चे को भी ऑफिस ले आते हो ना, ब्रिंग योर किड टू द वर्क प्लेस, कभी कभी होता है ना, रोज़ तो नहीं लेकर आते। खैर, सो इट्स जो डिसटेस्टफुल हुआ हूँ मैं क्रिकेट से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह पुअर क्रिकेट तो है ही है, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट की जा रही है, और ये है और वो है, और ये कर लें और वो कर लें, कुछ नहीं चल रहा तो नमाज़ पढ़ते हुए एक तस्वीर लीक हो जाती है, पता नहीं कैसे। और अब न्यूयॉर्क में इतनी मस्जिदें हैं भाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ती फुटपाथ पर पढ़ने की, आप गूगल मैप करो, गाड़ी आपको ले जाएगी वहाँ, इतनी मस्जिद है वहाँ पे भी। मगर वही ना, इस्लामिक टच तो हर टच करना है, नहीं करना तो जो काम के लिए हायर हो वो नहीं करना। और ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी। आपको देख लो, जज डैम बनाता है, फ़ौजी सियासत कर लेते हैं, ये फलाना ये कर लेता है, सब करना है, नहीं करना तो अपना काम नहीं करना। तो खैर, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो या ये वाली चीज़ें इस वजह से दिल नहीं करता। Thank you. Alright जी, next one has a funny title, Dominating Mom and Dumb Mother-in-Law. Hi Junaid bhai, hope you're doing well. First of all, huge fan. I've been watching your content for quite a while, and honestly you have a huge hand in my personal development.
Thank you for the amazing content you push out to an honestly underappreciating audience. Flattery out of the way, I'm writing this email to you, sir, after dealing with this issue for a while. I hate for this to be a typical Saas Bahu drama email, but unfortunately, we live in Pakistan. It is what it is. I align with your views on multiple areas and would love an answer from you on this question because I feel any real man, especially the brown boys, should learn how to navigate these situations. I've been in a relationship for a better part of a decade now, and I've been engaged to her for around a year. My fiance and I have an awesome relationship. We have our fair share of disagreements. However, since our engagement and increased involvement of our parents, things get sharp around the edges. By the way, एक चीज़ आप लोग याद रखें कि whenever you plan to marry someone, remember you don't marry that person, you marry their childhood. So yeah. So अगर आपके पार्टनर का चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइजिंग रहा है या किसी भी तरह से डिस्टर्ब्ड रहा है, सो यू आर एक्चुअली मैरिंग दैट पर्सन. ये मैंने एक जगह सुना भी था, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कंसिडरिंग a few couples that I know around me, and especially my own self. So yeah, you have to deal with that inner child a lot more. So yeah, anyway. My mom has a dominating personality mainly because she wasn't treated too well by life in general. Now she wants things to go her own way. I understand her position on things and sympathize with her where I can, but sometimes she is 100% wrong, and calling her out on that will open hell's gate. Doing something against her will introduce chaos, screaming, crying, scolding, etc. You know the typical brown dialogue. इस दिन के लिए पैदा किया था तुम्हें, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, वगैरह वगैरह. बट नाउ देयर इज़ अ न्यू वन सिंस द एंगेजमेंट. अब तो उसी की बात सुनोगे ना, माँ तो पागल होती है, बिकॉज माँ बिठा के समझाती है और बीवी लिटा के समझाती है. My mother-in-law is a character straight out of an old PTV drama. She always has the worst possible conclusion in mind for everything. Anytime things don't go her way, in contrast to my mom, my mother-in-law starts crying herself, goes through bouts of depression and says the most outrageous things. None of our parents appreciate us going out on dates. We never went on dates before getting engaged. After our engagement, we used to go twice or thrice a month. But after countless arguments with both our parents, we just go out once every month. That's not enough. You have to know the person inside and out. So, yeah. I've tried getting everyone to like each other by taking everyone out as one big family. That almost always ends up with some disagreements. I have also tried to minimize contact amongst the families to try and keep their disagreements at bay. However, their interference causes insane amounts of problems regularly. My fiance and I had mutually agreed to get married in 2 years after our engagement. This would give us both time to get our lives in order. She is completing her ACCA while I am working in sales, getting PMP certified to boost my career. I just fear that our parents and their similar yet opposing personalities are going to cause problems for us down the line as well. I cannot cope with my mom's behavior sometimes and find it difficult to take a stand without going overboard due to her tantrums. My fiance also has a hard time coping with her mom. I have a hard time keeping my mother-in-law happy as well. My fiance has a hard time keeping my mom happy. Although my mom can be a great diplomat, my fiance rightfully understands that it's all a show and deep down there is tension. My mother-in-law, on the other hand, is very transparent. She goes into this sort of silent, melodramatic state where everything she says, if she says anything honestly, would be depressing, to put it lightly. Don't get me wrong, Junaid bhai, there have been times where we all get along well. There have also been times where I have gotten my way, even though my mom and or mother-in-law were against it. That is what usually happens. However, the times that things aren't as cordial, I have to listen to my fiance's complaint, my mom complain, and my mother-in-law complain too, all at the same time. It's just too much sometimes, and I would really appreciate if you could guide me on how to navigate these circumstances. I want to keep everyone happy, but I also don't want to walk on eggshells all the time. Apologies for the long email. I hope you can guide me on this. Wishing you all the best, and I pray Allah gives you even more success. Thank you. So ये एक भाई हैं जिनकी वालिदा हैं और एक मदर इन लॉ टू बी हैं. ही इज़ एंगेज टू अ गर्ल, और जो हैं वालिदा कंट्रोलिंग भी हैं और
टैंट्रम्स भी हैं, और जो मदर इन लॉ हैं शी ऑल्सो हैज़ हर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. अब इसमें क्या करना चाहिए, आई हैव नो आइडिया मैन. ये जो है ना, कीपिंग एवरी वन हैप्पी ऑल एट द सेम टाइम, इट्स सच अ टफ जॉब मैन. आई सो दिस इज़ वेयर मेन सफ़र इन अ देसी हाउस होल्ड, बिकॉज उसको माँ को भी खुश रखना है, उसने सास को भी खुश रखना है, उसने बीवी को भी खुश रखना है, एंड उसने काम भी करना है और वहाँ बॉस को भी खुश रखना है. इट इज़ जस्ट टू सारा कॉग्निटिव कैपिटल आपका इसी में लग जाता है कि यार मैंने पीस लेके चलना है. एंड यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन एक्शल्स. इट्स अ वेरी टास्किंग जॉब. देखिए जो घर होता है ना, घर शुड नॉट बी अ वॉर जोन. दिस इज़ अ वॉर जोन. राइट नाउ आई एम एट वॉर विद अदर कंटेंट क्रिएटर्स. ठीक है, नेगेटिवली नहीं, वी आर इन अ कंपेटिटिव फील्ड. हम compete कर रहे हैं एक दूसरे से आपकी अटेंशन के लिए. राइट, इस वक्त आपके हाथ में चॉइस है, क्या तो आप ये वीडियो देखें, या आप किसी का ट्रैवल व्लॉग देखें, या आप किसी का डेली व्लॉग देखें, या आप किसी इन्फ्लुएंसर की रील देखें. राइट, सो आई हैव टू बी शार्प इनफ टू नेविगेट. मतलब जहाँ पे आजकल जो कंटेंट कंजम्पशन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में है, यहाँ मैंने आपको 1.5 घंटे से इंगेज रखा हुआ है इस वीडियो पे. राइट, सो इट्स अ वेरी टैक्सिंग जॉब. ठीक है, सिमिलरली आप जो भी काम करते हैं, आपने सेल्स टारगेट्स मीट करने हैं, आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, आपने लीगल देखना है, आपने कंप्लाइंस देखनी है, आपने HR देखना है, जो भी करना है, आपने कोर्ट में जाके केस लड़ना है, आपने इमिग्रेशन लॉयर हैं, या आप जो भी हैं. सो यू आर एट वॉर, एंड दैट वॉर इंश्योर्स कि आपके घर का ख़र्चा चलता रहे, आपके बीवी बच्चे कंफर्टेबल रहें, आपके सर पे छत हो, आपके बिजली आती रहे, और आप कोई छोटे मोटे अगर इंस्टेंसेस हों, अस्पताल, पुलिस वगैरह वगैरह, खुदा न खास्ता, तो उससे निमटने की सकत रखें. इसी काम के लिए जो है ना आप compete करते हैं दुनिया में. सो दिस इज़ यू एट वॉर. सीमिंगली मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, ना यहाँ पे धमाके हो रहे हैं, बट इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर. हम compete ही तो कर रहे हैं सारे. तो फिर जब आप इंसान घर जाता है ना, तो वही यही बात मैं ख़ुद भी मेंशन करता था विद माय वाइफ. और उस दिन फिर मैंने जाकिर खान की एक रील मेरे सामने से गुजरी, उसने भी यही बात बोली कि सिपाही भी जो है ना शाम को घर जाता है तो वहाँ पे उसको एक और वॉर फ्रंट नहीं चाहिए होता. यही बात पे हमेशा मैं भी बिलीव करता हूँ कि भाई आई एम ऑलरेडी एट वॉर. अब यहाँ से मैं घर आया हूँ तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे सर दबाएँ या टांगे दबाएँ, बट एक अलग हेल मेरे लिए रेडी ना हो कि अब मुझे ये भी डील करना है. राइट, मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ जो कि घर जाना ही अवॉइड कर रहे होते हैं. वो बस कहते हैं किसी तरह बस मेरा टाइम गुजर जाए और मैं बस घर जाऊँ तो सोने की एनर्जी, बस सोने वाला हूँ या सामने वाले भी सोने वाले हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डील विद दैट पेन. आई हैव ऑलरेडी हैड वे टू मच, एंड सो लाइक मेन कांट डू मच. और क्या करें, ना वो माँ बाप को घर से निकाल सकते हैं, ना वो बीवी बच्चों को घर से निकाल सकते हैं. सो दे हैव टू सिफ्ट थ्रू ऑल दोज चैलेंजेस, नेविगेट करना पड़ता है. वो एक कल एक मैं रील देख रहा था, तो उसमें क्या था, ब्यूटीफुल गर्ल, दहेज, एंड लाइक ग्रेट सेक्स लाइफ, समथिंग इसी तरह की कोई 3 टॉगल्स थे. तो ब्यूटीफुल गर्ल को यूं कर रहा है तो यहाँ से टॉगल हिल रहा है, इसको सही कर रहा है तो दहेज माइनस हो रहा है, दहेज को यूं कर, समझ रहे हैं आप. तो हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता. तो कभी इसको खुश करो आप, फॉर एग्जांपल अम्मी अब्बू को ज़्यादा टाइम दे दिया तो बीवी नाराज़, बीवी को खाने पे बाहर लेगा तो माँ बैठ के घड़ी देख रही है कि अच्छा भाई इसको लेके तो 4 घंटे से निकला हुआ है, इनको खुश करो, इनको खुश करो. तो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है लोगों को खुश करने में ही ख़त्म हो जाता है वो, और कोई भी खुश नहीं होता उससे. ठीक है, कोई भी खुश नहीं होता. तो वो फजूल का एक बैटल है. तो अब जैसे आपने कहा कि इसमें कोई नेविगेशन कुछ नहीं है भाई, कभी के यहाँ के दिन अच्छे होंगे, कभी वहाँ के दिन अच्छे होंगे. बेहतर यही है कि भाई इंसान अपनी शादी करे और अपना बोरिया बिस्तर अलग कर ले, मिले, ताल्लुक़ रखे बिल्कुल. लेकिन ये जो है ना, क्योंकि ये फ़रागत है बेसिकली हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट वेमेन डोंट वर्क, तो वो फ़रागत ही है. अब जो थोड़ा बहुत घर का काम था वो भी मासियाँ रख ली सब ने, ट्रेंड आ गया क्योंकि गुर्बत बहुत है मुल्क में, तो आपको कम पैसे पे मासी मिल जाती. तो अम्मियों का काम फिर बचता क्या है, ARY पे ड्रामे देखना या हुक्म चलाना, या फिर वो बैठ के, ऐसा ही है भाई. अब तो आम, पहले हम बचपन में ये देखते थे बड़े बंगलों में होती थी मासियाँ, अब फ्लैटों में भी आ गई हैं. पहले तो ऐसा नहीं होता था. राइट, तो अब कल्चर आ गया है ये, तो अब वो फरागत है तो वो एनर्जी कहीं तो लगानी है.
तो वो नज़र आ रहा है बहू की टाइमिंग, बहू का दरवाज़ा कितने बजे खुला, 11 बजे सो के उठी है, हैं मैं तो 9:15 की उठी हूँ। अरे तो भाई आपका अपना रोल है, उसका अपना है। एनीवे, so ये फरागत ये that leads to a lot of these complications, unnecessary complications. Nobody wants it, nobody asks for it. मगर यही कल्चर है हमारे यहाँ। तो नेविगेशन बेहतर तरीका तो यही है कि भाई आप अलग ही कर लें, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाली बात है। हफ्ते में एक बार इधर मिल लें, हफ्ते में एक बार उधर मिल लें, उससे होता ही है कि सब सुकून में रहते हैं। वरना हर चीज़ इन योर फेस होती है। सलाम करके उधर कमरे में गए तो माँ नाराज़, उधर से सलाम करके माँ के कमरे में चले गए तो बीवी नाराज़। यही होता रहता है भाई। इधर गिनते रहते हैं लोग, घड़ियाँ गिनते रहते हैं, कितनी देर वहाँ बैठा, कितनी देर यहाँ बैठा। हलवा पूरी आई है तो सबके लिए क्यों नहीं आई, बीवी को लेके बीवी कमरे में क्यों घुस गई हलवा पूरी लेके, क्या हम नहीं खा सकते? अब यही मसले हैं यार, ये फजूल की फरागत के मसले हैं भाई। यही अगर इनको सुबह प्रेजेंटेशन देनी हो ना मंडे की सुबह अम्मियों को, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों का। मगर हमारे यहाँ कल्चर वो वाला नहीं है, तो फिर ये कल्चर है हमारा जिस पे हमें बड़ा नाज है, हमारा मशरकी कल्चर। तो इसमें भाई कोई नेविगेशन कुछ नहीं है एज सच। आई विश आई न्यू, देयर इज़ नो फार्मूला, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी। बस ये है कि मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट and give them their due attention and their due comfort। मगर ये कि जिसने खुश नहीं होना आप उसको ताजमहल भी बना दे तो उसमें भी कीड़े निकाल लें। तो इसमें ना कोई फार्मूला होता नहीं है। अब रही बात ये कि आप मिलते हैं महीने में एक बार हैं, यही बड़ा काम है, तो आप बता के क्यों मिलते हैं, आप वैसे ही मिल लें। वो मिलने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जितना ज़्यादा एक दूसरे को पहले ही जान लो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, रादर देन के बाद में आपको पता चले कि ये भी बुराई है और ये भी बुराई है और हमारी तो बन नहीं रही वगैरह वगैरह। अब इसमें लोग कुछ भी बोलें, बेहतर है बंदा पहले। अब जहाँ पे अम्मियाँ मिलने नहीं दे रही, असूलन तो ये होना चाहिए कि भाई अम्मियों की छाँव में अम्मियाँ अंदर चाय पी रही, आप बाहर बैठ के मिल लो, राइट, शैपेरॉन कर ले। मगर हमारे यहाँ अब जब आपने जिस तरह दिखाया कि यहाँ तो एक्ट ऑफ वॉर चल रहा होता है, तो वो पॉसिबल नहीं, खुद ही मुश्किल बनाते ना लोग चीज़ें। सो हमने अपनी ज़िंदगियाँ खुद ही मुश्किल बनाई हुई हैं। यू आर वॉट यू ईट। जिन मुल्कों में खाने सीधे साधे हैं वहाँ के लोग भी सीधे साधे हैं। जहाँ पे जब तक जवित्री नहीं डलेगी तो बिरयानी में खुशबू नहीं आएगी, पूरी रात शब्द एक हल्की आंच भी नहीं होगी तो सुबह मज़ा नहीं आएगा। जितने मुश्किल हमारे खाने हमारी ज़िंदगी में मुश्किल है, ठीक है। आप ईरानी खाना देख लेना, सफ़ेद चावल पे कबाब रख देगा, हो गया खाना, सिंपल एज दैट। लबनानी खाना आप देख लें, अरबी खाना आप देख लें, आसान है। तो उन्होंने ज़िंदगी भी आसान बनाई हुई है भाई। ये सीन है, ये ऐसे ऐसे। तो हमारे यहाँ फजूल की खिचड़ी बनी हुई है। Anyway, so there is no such formula bhai. I wish I had a solution for you, but I don't, because I know a lot of people. I seemingly have a not a similar challenge, but हाँ, even I find it difficult to make everyone happy. तो यहाँ तो यही है, मौत में ही खुशी होगी सबको, सुकून सिर्फ कब्र में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो कोशिश बस ये बता सकता हूँ कि भाई जो लोग ऑलरेडी एक एक्ट ऑफ वॉर में होते हैं तो कोशिश करें घर को वॉर जोन ना बनाएं। घर शुड बी योर हम्बल अबोर्ड, इट शुड बी योर पीसफुल प्लेस, दैट शुड बी द प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स, एंड दैट शुड बी द स्पेस जहाँ पे यू कैन बी यू। एंड ऑल्सो मेक श्योर जितने भी कपल्स सुन रहे हैं, यू नीड टू परस्यू योर ओन पैशंस। अगर घर इजाज़त देता है इतना बड़ा है तो ना बेगम का अलग एक छोटा सा कमरा हो, वे शी डज़ वट एवर शी लाइक्स टू डू, शी लाइक्स टू डू कोई भी चीज़। इसी तरह शौहर को अगर लेगो सेट बनाने का शौक है, लाइक देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग, कोई पैशन प्रोजेक्ट आपका चलता रहे। आप एक कॉनकॉर्ड जहाज़ बना रहे हैं गैराज में। अब ये बड़े अमरीकी वो हैं कि भाई गैराज भी है और इतना बड़ा टूल किट भी है। यहाँ तो जौहर के फ्लैट में जगह ही नहीं होती, जिधर खड़े हो पाइप जा रहा है, तार जा रही है, बंदा बात ही नहीं कर सकता किसी से। सो बट लाइक मेक श्योर यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, जो चीज़ सिर्फ आपको डिफाइन करती हो। दैट्स वन वे टू स्टे हैप्पी, बिकॉज देन you have something to look forward to. So yeah, I hope I had a clear answer for this, but unfortunately I don't. Good luck. Alright जी, last सवाल आज का, dating app scam. Hi Junaid, hope you're doing well. My name is ABC. I'm 25 and I live in Delhi. I work as a sales executive for a POS company. I would like to share a problem that I've been dealing for the past 3 months. I've been feeling depressed since an incident happened in June. I was recently single and felt like I should seek companionship. I downloaded Bumble and started chatting with a beautiful girl. She was honestly drop dead gorgeous and spoke very nicely to me. After a day of chatting, I asked her out on a date and we decided to meet. We live close by
So I suggested meeting in my area, but she refused and said, my father's office is nearby, so let's meet somewhere far from our residences. अच्छा, ये स्कैम मुझे शायद समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. Her request seemed genuine, so I went along with the restaurant she chose. So ये बेसिकली आजकल ना रेस्टोरेंट वालों ने लड़कियां रखी हुई हैं, बार्स वालों ने लड़कियां रखी हुई हैं कि डेट्स पे बंदे घेर के लाओ और यहाँ आके उनसे खर्चा करवाओ. यहाँ पे कितना चल रहा है वो ये नहीं पता, लेकिन इंडिया में ये बहुत चल रहा है. सो लेट्स सी आगे बात कहाँ तक जाती है. Her request seemed genuine, so I went along with the restaurant she chose. When I met her, she was quite cold and only seemed interested in eating and drinking, claiming she was starving after coming directly from work. हाँ, बिल बना रही है ना वो. The place she picked was dimly lit and felt dodgy. However, I was still charmed by the fact that such a beautiful girl was sitting across from me. The waiter brought a menu, but there were no prices listed. Yeah, there you go. She, without even looking, ordered vodka shots and starters. Since I was driving, I only ordered one beer. ठीक है ना, वो designated driver की मैं बात कर रहा था. Junaid, within 15 to 20 minutes, she gulped down 4 vodka shots. We ordered noodles and chili potatoes, which looked like they had been prepared by a local food cart outside the metro station. Then she asked me to dance with her in the almost empty lounge. I was still going along with everything as my hormones got the better of me. And then came the biggest shock of my life. I asked for the bill after almost 2 hours. And it came to be 22,000 rupees. ये मैं INR की बात करूँ, यानी कि पाकिस्तानी 56,000 रुपए. 66,000. I started sweating, realizing I didn't have that kind of money on me. Plus, I knew that no place in Delhi could rack up such a huge bill. I'm attaching a picture of the bill to this email. अरे ज़रा बिल तो चेक करूँ मैं. 21,965 रुपये. अच्छा जी, आइटम क्या क्या? रेड बुल है, टूबर्ग स्ट्रॉन्ग, बियर बॉटल, पानी, चिली पोटैटो. अच्छा, बाकी इसमें आपका अंगूठा है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा. अगली पिक्चर देखते हैं. अरे भाई, ये 17,000 का एक और बिल है. ये 10,000. अच्छा, आई थिंक इन्होंने और लोगों के भेजे हैं. ये आई थिंक ये किसी, हाँ, ये लिस्ट ऑफ, एक सेकंड भाई, किसी ग्रुप में डाले होंगे ना किसी ने, तो 10 ने बोलेंगे हमारे साथ भी हुआ है. तो ये बाकायदा लिस्ट ऑफ कैफ़ेज़ हैं. द हेवन बॉक्स, जज एंड ज्यूरी, हटसन लेन, बिग डैडी, करकरडूमा, एक्सो लाउंज, हाइपर क्लब, ब्लू मून, आवारापन, वाड़े वाह, फ्रेंड्स कैफ़े, कैफ़े 69. क्या बात है, 69 में आपका 99 हो जाएगा. कैफ़े स्टूडियो, बोनीटो कैफ़े, द ट्रिपलिंग, रजौरी गार्डन. अच्छा, रजौरी गार्डन वाले बहुत है, इलाकों के भी नाम लिखे हैं, राइट. रेस लाउंज एंड बार, टर्बन टेल्स, प्लाक बार एंड लाउंज, बिग बॉयज़, इंसोमनिया, रास्कल्स, हार्ट बीट कैफ़े, DW क्लब. अच्छा, लड़कियों के नाम और नंबर भी लिखे हुए हैं. ये नहीं पढ़ सकता मैं. जीयू, वैशाली, अभी इनके असली नाम थोड़ी होंगे. सिमी, आहाना, सिया, सृष्टि, अंकिता. वाह भाई वाह, बड़ा डेटाबेस है यार. एनीवे, at that moment I was panicking. I asked what kind of shady restaurant she had chosen, but she started arguing with me, saying, how dare you speak to me like that? If you don't have money, why did you come out? After hearing this, I knew I had no future with her, so I straight up asked her to split the bill. She replied, you asked me out, I didn't, so you pay. I don't even have my card. A waiter overheard our conversation, called the manager, who showed up with 2 security guards. I asked the manager about inflated bill, and he said, didn't you read the prices online? Online कौन पढ़ता है भाई? Menu में होती है ना. I knew I had screwed up, so I called my friend to help. Meanwhile, the girl left, saying she was getting a call from her father. The security guards stood in the way that made it impossible for me to leave. Oh, तो मिली भी थी ना. Even if I had tried. My friend came and paid the bill, and for the last 3 months, I've been saving money to pay him back. By the way, there are actually girls who are unemployed, और वो करती क्या है, उन्होंने रोज़ की एक डेट रखी होती है ताकि खाना हो जाए. तो खाने का जुगाड़ इस तरह हो रहा है कि पिक कर लो, खाना हो जाए तो फिर ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. तो 6-6, 7-7 बॉयफ्रेंड चल रहे हैं, एंड दे ऑर्डर एक्स्ट्रा ताकि फिर पैक करा के घर भी ले जाएं. उससे रात का खाना हो जाता है. गेट इट. काम भी नहीं करना पड़ रहा, फ़न का फ़न, रोज़ नया बंदा, तो बंदों की तो कमी नहीं है.
ये भी चल रहा है आजकल बड़ा. My friend came up and paid the bill, and for the last 3 months, I've been saving money to pay him back for that one date. A few days later, I found out that this is a full-fledged scam, and thousands of people like me have fallen victim to it. I shared my story on Facebook groups in Delhi, only to discover that this scam is old news to them. I'm also attaching a few stories from those groups. The script is the same every time. The girl always takes you to a place with no prices listed on the menu, orders a lot of drink, and never contributes to the bill. Junaid, I'm traumatized not only because the respect I lost in front of my friend, but also because I've lost respect for myself. I don't know how to overcome this fear, and I'm unsure if I'll ever be able to date again. Alright, तो आपने ईमेल सुनी, डेटिंग स्कैम. मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान में कितना रैम्पेंट है, बट आई हैड रेड अबाउट दिस ऑन रेडिट, और एक दो जगह से भी सुना था कि लड़कियां हायर की भी होती हैं बार्स. जिस तरह आप थाईलैंड में भी जाते हो तो लाइक इफ़ यू पिक अप अ गर्ल, सो शी इंसिस्ट कि आई टेक यू टू अ बार, इट्स अ नाइस बार, इट्स अ नाइस क्लब, और फिर वो वहाँ जाके दबा के पीती हैं और आपका बिल रैकअप करती रहती हैं. तो वो बार वालों ने खुद सेट की हुई होती हैं, मतलब लड़कियाँ उनके साथ होती हैं. इनफैक्ट व्हेन आई हैव बीन टू बार्स डिफरेंट, मज़ाहिर रेड बुल ही पीता हूँ, तो गर्ल्स वुड स्टार्ट चैटिंग मी अप, एंड आई एम लाइक यार देखो, सेल्फ अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में. आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट अ लेडी, ओके. सो अगर कोई आ रही है ना तो उसका कोई एजेंडा है, समझ रहे हैं. तो मैंने अपना वो मीटर हमेशा ऑन रखा है कि यार ये कोई गड़बड़ है, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता है कि मेरी शक्ल पे तो कोई भी नहीं आएगी. हाँ, 10 मिनट बात कर ले फिर नहीं कहीं जाएगी, ठीक है, मगर शक्ल पे तो कोई नहीं आ रही. तो अगर कोई आके बार में बात कर रही है ना, तो या तो प्रॉस्टिट्यूट है. जैसे फॉर एग्जांपल वेगस के एक कसिनो में दिस रियली नाइस लुकिंग लेडी स्टार्ट टॉकिंग टू मी, और ये बात है 2018 की, जब मैं पहली बार अमेरिका गया था. तो मैंने बोला यार ये है तो बड़ी प्यारी, तो ये मुझे मुंह क्यों लगा रही है. एक तो होता है ना कि आप अगर फॉर एग्जांपल कसिनो में आप पैसे खेल रहे हो और आपने भाई इतनी सारी चिप्स रखी हुई हैं, तो लड़कियां वैसी आ जाती हैं कि भाई बड़ा नोट है इसके पास, देखते हैं अगर विनर हुआ तो हम ही साथ चले जाएंगे ऊपर, बिलाजियो में घंटी हिला देंगे वगैरह वगैरह. तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, स्लॉट मशीन के पास में खड़ा हुआ था, ठीक है. तो वो मुझसे बातें करने लगी. मैं अच्छा यार, करते 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 फिर उन्होंने प्राइस ही मेंशन कर दी. मैं नहीं मैडम सॉरी, ये वाले काम हम नहीं करते. तो या सेल्फ अवेयरनेस इंसान को इतनी होनी चाहिए. सो वेन एवर अ गर्ल हैज़ अप्रोच्ड मी एट अ बार, तो मैं समझ जाता था कि इन्हीं की है, और ये बोलेगी मुझे ये पीनी, मुझे बुल फ्रॉग पीनी है. बुल फ्रॉग होती महंगी है, महंगी ड्रिंक बोलेगी, बिल बनवाएगी. तो नहीं भाई सॉरी, इट्स ओके, थैंक यू, आई एम ओनली हेयर टू लिसन टू म्यूज़िक, नॉट यू. तो ये है. अब ये डेटिंग स्कैम पाकिस्तान में हो रहा है नहीं हो रहा, ये ज़रा पूछना पड़ेगा, कमेंट में ज़रा बताइएगा आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो. मगर ये इंडिया में काफ़ी रैम्पेंट है. इसी तरह का मैंने जो वीडियो बनाई थी टर्किश स्कैम्स के ऊपर, जो टर्की में स्कैम्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द स्कैम्स वाज सिमिलर टू दिस, जिसमें इस्तकलाल स्ट्रीट पे अगर आप जाओ तो आवाज़ें देते हैं क्लब है, आ जाओ, आके देख लो एक बार. वो आपको बिठा देते हैं सामने, लड़कियां वो गोगो गर्ल्स होती हैं, वो डांस कर रही होती हैं, और इतनी बड़ी ट्रे आ जाती है, उसमें खुब्स होता है, उसमें शवरमा होता है, उसमें मतलब पेप्सी कोक मिरिंडा सब होगी, कोरोना बियर भी होगी, सब कुछ ला के रख देंगे. फ्रूट, बहुत बड़ा प्लेटर होता है, उसमें फ्रूट भी होंगे. एंड देन यू लाइक के चलो ओके मैं बैठे, तो फिर 2 लड़कियां बैठ भी जाएंगी. फिर अब बोलते यार अब कौन उठे, इतनी प्यारी लड़कियां आके बैठ गई हैं, तो उठना अच्छी बात नहीं है. तो फिर आप बैठे रहते हो, वट एवर यू कंज्यूमिंग, बिल आपका कोई बनता है 3,000 यूरो, 4,000 यूरो, इस तरह का. और फिर वो टर्किश बॉयज़ आके ऐसे खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं चल बेटा पैसे निकाल. और फिर वो आपको जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं उल्टा करके यूं यूं करते हैं और वो जेब से पैसे, वो ऐसे ही लिटरली निकलवाते हैं. और आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते, पुलिस आपकी सुनती नहीं है, पुलिस मिली हुई होती है. टर्की इज़ नॉट द बेस्ट प्लेस, वो भी करप्ट ही हैं. तो वो आप कुछ भी कंप्लेन करो, वो बोलेगा अंग्रेज़ी नहीं आ रही मुझे, वगैरह वगैरह. सो इस तरह एक आई न्यू दिस गाय एट सम पॉइंट, तो 3,500 यूरो उसके निकलवाए थे जेब से. इमेजिन 6 लाख रुपए, बल्कि अब तो ज़्यादा ही हुए. तो सो या इट्स अ वेरी पॉपुलर स्कैम. तो वो मैंने डिस्कस किया था वीडियो में. एनीथिंग दैट्स टू गुड टू बी ट्रू इज़ अ स्कैमी थिंग हैपनिंग. तो ये आजकल बड़ा चल रहा है. और जैसे कि मैंने कहा कि वो फ्री मील सर्विस लड़कियों ने लगाई हुई है, कुछ है इस तरह की, वो डोंट वांट टू वर्क, या बस होती है, हर हरामी होती है, सारे किसी में होती है, तो वो नहीं काम करना, बस रोज़ डेट पे जाना है, आज यहाँ कल वहाँ, बस खाना खाना है बस. सो या सॉरी टू हेयर दैट मैन, और आई एम श्योर इट मस्ट हैव शैटर्ड योर बिलीफ
ज़ाहिर कंपेनियनशिप के लिए आप गए थे और वो ऐसी लगी। अब ये कि जोड़ तोड़ के पैसे वापस करो, एम्बैरसमेंट, ठीक है, पीपल मेक मिस्टेक्स, इट्स नॉट लाइक यू न्यू इट, और हो जाती है। एंड आई एम श्योर आपका दोस्त, इफ़ ही इज़ गुड इनफ टू पे यू आउट और बेल यू आउट, then I'm sure he's not going to judge you for long. So just be careful next time. और जितने लोग सुन रहे हैं, अगेन सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत प्यारी लड़की आपसे कभी भी बात नहीं करेगी क्योंकि उसके पास एक बहुत प्यारा लड़का या पैसे वाला लड़का ऑलरेडी लगा हुआ होगा। द गुड वंस आर ऑलवेज ऑलरेडी टेकन, रिमेंबर दैट्स अ रूल, बोथ मेन एंड वेमेन। सो बी वेरी वेरी माइंडफुल। आजकल ये बड़ा चला है, दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग, इट्स जस्ट अ 22,000 का बिल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ शी हैड टेकन यू टू अ होटल, ठीक है, आप कुछ कर लेते, एंड देन शी वुड हैव रेज्ड अ फॉल्स अलार्म कि तुमने मेरा रेप किया, आई डेंट गिव यू माई कंसेंट, क्या कर लेते फिर? 4 लोग अंदर आ जाते, वीडियो बना लेते, कुड हैव गॉन रियली रियली वर्स। सो 22,000 का बिल, यूल पे योर वे आउट, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रॉमा है, मगर दैट काइंड ऑफ शिट अगर लाइक आप किसी गेस्ट हाउस में ले जाती है, आपको किसी ओयो में ले जाती है, पीछे से 4 लोग अंदर घुस जाते या पहले से ही बैठे हुए होते, things could have gone really really worse. So you got the better end of the stick, I would say. महंगा सौदा नहीं है, 22,000 ऑफ कोर्स बड़ी रकम है INR में, मगर ये कि इट कुड हैव गॉन इवन वर्स। सो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट पीपल लाइक दैट। पहली डेट में तो किसी को पिक एंड ड्रॉप वाला सीन भी ना ही करें, बोले खुद ही पहुँचे खुद ही जाएँ, ट्रस्ट डेवलप हो जाए फिर बिठाएं गाड़ी में। ये नहीं कि जी मैं पिक करने आ रहा हूँ, आप पिक करने गए किसी ने आपको पिक कर लिया, ये होता है भाई बड़ा सा सीन। सो कभी भी किसी की जगह, जैसे खलील रहमान साहब बगैर बताए पहुंच गए 4 बजे किसी के घर, क्या हुआ फिर? जग घसाई हुई ना, पूरा मुल्क हंसा उन पे, पूरी दुनिया हंसी उन पे। अब गायब है, 1.5-2 महीने हो गए ना, कुछ भी नहीं आया उनका। तो वैसे ही धूप में नहीं निकलते, और रात में निकले तो कोई मिल गया वाली धूप मिल गई उनको, ऐसी शदीद किस्म की। तो भाई लड़की का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर ये बात याद रखना। इस परसूट पे सिर्फ ख्वारियाँ हैं, इस परसूट में सिर्फ शर्मिंदगी है, बदनामी और कुछ नहीं है। बी वेरी वेरी माइंडफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, डोंट ट्रस्ट दीज पीपल। पहली बार किससे मिलें तो ऐसी जगह मिलें कि वो एक्सेसिबल भी हो और वो लोकली नोन भी हो, राइट। दूसरा, ऑलवेज किसी ना किसी दोस्त को बता के जाएं, यार अगर 2 घंटे तक मैसेज ना आए तो कॉल मी अप, या 1.5 घंटे तक ना आए तो कॉल मी अप, ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर, आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन, मैं ऐसे इस एरिया में जा रहा हूँ, या उसको लाइव लोकेशन भेजें, या उसको अपडेट देते रहें, या बाथरूम का बहाना बनाएं जाके मैसेज कर दें कि हाउ इट्स गोइंग, या इफ़ यू थिंक समथिंग शेडी, सो दे शुड बी माइंडफुल। तो ये सारा रखा करें। इसकी एक ऐप भी थी, उसका नाम 3 Rings था या समथिंग ऐसा था, कि जिसमें आप पहले से नोटिफाई करके रखते हो, एंड इफ़ यू टैप योर फ़ोन अ फ्यू टाइम्स तो उनको SOS कॉल जाती है, एंड देन फिर आपकी जियो लोकेशन पहुंच जाती है, पुलिस को रिपोर्ट पहुंच जाती है। दिस केम आफ्टर जब दिल्ली वाला रेप हुआ था, वो जो बस वाला, जो मुझे उस वाक़े का नाम नहीं याद, इट वाज फेमस, जिस पे दिल्ली क्राइम भी बनी थी। तो उसके बाद वो एक ऐप आई थी, आई थिंक इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड ऑल्सो। तो इस तरह की चीज़ें, सो मेक श्योर यू टेल योर फ्रेंड्स। कोई कॉन्फिडेंट तो होता है ना एक, तो बता के भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, सो ये बंदी है, ये इसका प्रोफाइल है, ये इसका लिंक है। क्योंकि होता ही है कि आपको किसी चीज़ में फंसा के इफ़ शी ब्लॉक्स यू, यू डोंट नो हु शी वाज, सो उसकी तस्वीर, उसका लिंक्डइन, उसका फेसबुक, व्हाटएवर यू हैव, लीव इट विद अ फ्रेंड कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, सो इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग दिस इज़ द पर्सन यू नीड टू लुक फॉर, राइट, बिकॉज थिंग्स कैन गो really really south, and you don't want to be one of those people who end up on the internet for the wrong reasons. So be very careful, especially on these apps or your dating apps. I'm not denying there are some good people out there, and people have found their soulmates वगैरह वगैरह, or even they've made some good friends, but at the same time बहुत सारे predators भी यहाँ पे हैं, both men and women, such as this case. So be very careful if you're meeting somebody off the internet, off the map, off the app. बेहतर वही पुराना तरीका होता है where you go to a certain event, you talk to someone, you exchange numbers वगैरह वगैरह। बड़ा वो चीज़ की एफर्ट लोग नहीं करते। जब बेडरूम में लेट के किसी को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, सो हु इज गोना ड्रेस अप एंड गो टू द क्लब और गो टू अ कॉन्सर्ट एंड मीट समवन। सो या, बी केयरफुल, एंड आई होप यू पे ऑफ योर डेट वेरी वेरी सून। ऑलराइट जी, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में नए सवालात के सेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।